कि दो घूंट लाली मन भाई, दो घूंट लाली मन ईब धरती न कांपण दो, रखाचा माचण दो, आज मन नाचण दो, रखाचा माचण दो, आज मन नाचण दो। सोनीपत हरियाणा से मुंबई आकर पिछले 20 वर्षों से मुंबई में कार्यरत युरवीर दहिया ने अपनी बहुमुखी प्रतिभा से हर किसी को आश्चर्यचकित किया हुआ है। वह अभिनेता हैं, निर्देशक हैं, गायक हैं और साथ में वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं। जी हाँ, दिल्ली से मुंबई आने के बाद वह पिछले 20 वर्षों से नादिरा बब्बर के नाट्य ग्रुप एकजुट के वह अन्य नाट्य ग्रुपों के साथ मिलकर नाटकों में अभिनय कर रहे हैं। तो वहीं 20 से अधिक फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं। वह कई म्यूजिक वीडियो को अपनी आवाज़ दे चुके हैं। तो वहीं वह अपनी वॉइस ओवर आर्टिस्ट के रूप में भी पहचान रखते हैं। लेकिन इन दिनों युरवीर दहिया काफ़ी उत्साहित हैं। 20 वर्षों बाद युरवीर दहिया को मोहन आजाद निर्देशित फिल्म वहाँ टेक किस्मत में हीरो बनकर आने का मौका मिला है, जो कि 1 मार्च को रिलीज होगी। युरवीर दहिया ने फिल्मी संगम चैनल पर अपनी अब तक की यात्रा व फिल्म वहाँ टेक किस्मत को लेकर खुलकर बातचीत की। युरवीर जी, फिल्मी संगम चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू। आप वॉइस ओवर भी करते हैं, अभिनेता हैं भी, म्यूजिक वीडियो भी बनाते हैं। ये जो सारे कला के गुण हैं, आपको कहाँ से मिले? क्या आपके घर में कोई कला का माहौल रहा है? कला का माहौल तो ऐसा नहीं रहा है खास, लेकिन मेरे पिताजी श्री राज कंवर जी, उनको मैं बचपन से जब सुनता था तो कई बार जैसे घरों में महफिलें होती हैं, कुछ फंक्शन वगैरह होता है तो वो गाते हैं, तो उनको गाते सुना, तो हमारे अंदर भी एक होता है, हम भी कोशिश करते हैं घर में वैसा माहौल हो। तो मेरी मम्मी निर्मला जी, वो भी सत्संग वगैरह पूरा माहौल रहता है घर में, बाहर भी जाती थी वो सत्संग में, तो वो सत्संग के जो गाने हैं भगवान के अच्छे श्रद्धामयी गाने, तो वो मैं सुनता रहता था। बाकी एक तरह से मुझे लगता है ये गॉड गिफ्ट भी है, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ सीखा नहीं था। गाने की बात करूँ अगर मैं, जैसे स्कूल में था, मैं 3री 4थी 5वीं क्लास में शायद मैं जैसे म्यूज़िक क्लास में बैठता था, तो टीचर ने हमारी आगे बुला लिया कि युद्धवीर आप आगे आके बैठो। तो मैं जब आगे आया तो 1 हफ्ते के अंदर ही उन्होंने कहा आप कल से स्टेज पर रहेंगे। तो सेंट्रल स्कूल केंद्रीय विद्यालय से मैं हूँ दिल्ली में, वहाँ पर फिर मैं स्कूल में ही स्टेज के ऊपर पूरा प्रेयर वगैरह करवाता था। तो इस तरीके से मैं रहा। हम बेसिकली आई एम फ्रॉम हरियाणा, सोनीपत ज़िले का हूँ मैं, गांव निकलोई से। और दिल्ली में मेरा जो पालन पोषण हुआ, पढ़ाई लिखाई, सो बॉर्न एंड रेज्ड इन दिल्ली। उसके बाद मैं जैसे पापा ने देखा कि मैं थोड़ा सा गाने वाने में हूँ, ढोलक वोलक भी मैंने घर की चौखटें पूरी हिला दी थी बजा के तो थोड़ा सा ज्योमेट्री बॉक्स और स्टेबल गाना बजाना होता रहता था। तो फिर पापा का ये मानना था कि भाई बच्चे को उसी फील्ड में जाना चाहिए जिसमें उसकी रुचि हो। तो जब मेरी रुचि इन सब चीज़ों में देखी उन्होंने, तो मुझे बाल भवन जो दिल्ली में है ITO के पास, तो वहाँ पर मेरा एडमिशन करवाया। छुट्टियों में हम जाते थे, जैसे मेरे ख्याल से 7वीं 8वीं से मैंने बाल भवन में जाना शुरू कर दिया था 2 महीने की छुट्टियों में। तो वहाँ पर मैंने जैसे फोटोग्राफी में एडमिशन करा दिया था पापा ने, और साथ में सितार में। तो फोटोग्राफी में मैं थोड़ा सा वो सिविक्स कह रहा हूँ, जो फिजिक्स और ये इस तरीके की जो होती है ना, वो सब वेव लेंथ और ये वो, तो मेरे को थोड़ी नींद आ जाती थी क्योंकि मैं साइंस का बंदा नहीं हूँ, मैं थोड़ा आर्टिस्टिक किस्म का था। तो पापा ने एडमिशन तो करा दिया, लेकिन चुपके से मैंने जाके, तो मैंने वो बदल के मैंने ड्रामेटिक्स में करवा लिया, ड्रामा में। अब ड्रामा में मुझे मजा आता था, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, अलग अलग एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो वहां पर फिर मैंने एक ड्रामा किया। एक बड़ा रोल तो मेरे से एक्चुअली छूट गया, पहले वो बड़ा रोल मिलने वाला था, लेकिन ना एक पंखा, राजा बैठा है तो पंखा झलने का रोल था, तो वो नेचुरली नहीं कर पा रहा था कोई बच्चा। तो मैंने कहा मैं करके दिखाऊं सर। तो मैंने किया वो, और इतना अच्छा कर दिया मैंने कि वो मेरे को रोल मिल गया वो। तो वो रोल जो एक लीड रोल था एक्चुअली, वो छोड़ के मुझे, मैं सिर्फ पंखा जलने वाला रोल मुझे करना पड़ा, क्योंकि वो मैंने अच्छा कर दिया था। तो ये भी बड़ा गड़बड़ रहता है कई बार। तो इससे मेरा ड्रामा में मेरा इंटरेस्ट बढ़ा। फिर स्कूल में एक बार हुआ स्टेज पे, तो काफी अच्छा हुआ, मेरे को बहुत मजा आया। स्टेज पे जब होता था मेरे को बहुत अच्छा लगता था। इसके साथ साथ मैंने गंधर्व महाविद्यालय दिल्ली से लगभग 4 साल मैंने सितार सीखा। बेदी सर हैं वहाँ पर, वहाँ बड़ा अच्छा मुझे अच्छा माहौल मिला और मुझे बहुत मज़ा आता था। तो फर्स्ट ईयर में वहाँ पर 8 साल का रिकॉर्ड ब्रेक किया था मैंने। जो हमारी एग्जामिनर आई थी, उन्होंने कहा था कि मेरे गुरुजी को कहा उन्होंने
कि इस बच्चे को कहिएगा ये सितार ना छोड़े कभी, क्योंकि वो पंडित रविशंकर जी की जो बिटियां हैं अनुष्का जी, उनकी जैसा मेरी उंगलियां चलती, मेरा हाथ चलता है, ऐसा उनका कहना था। तो ये था। फिर मेरी 11th-12th में फाइन आर्ट्स मैंने ली हुई थी, तो मैं पेंटिंग्स वगैरह बहुत अच्छी बनाता था, तो बहुत मज़ा आता था। वो भी ये मुझे याद है बोर्ड के एग्ज़ाम में मुझे बुखार था, लेकिन उसमें जैसे सामने होता है अंगूर और प्लेट में अंगूर और पपीता ऐसे कुछ रख के, तो मैंने इतना अच्छा बना दिया था, मुझे याद है। तो बहुत अच्छा, वो यकीन नहीं कर पा रहे थे कि मतलब कैसे इस हालत में बच्चे ने बना दिया। मुझे बुखार था उस वक्त, तो उसमें 70 आउट ऑफ 70 मुझे मिले थे। तो अब पापा ये दुविधा में पड़ गए कि भाई, उन्होंने पूछा कि अब क्या करना है पढ़ाई के बाद, कि आपको सितार में भी जा सकते हैं आप आगे, और फाइन आर्ट्स, कॉलेज ऑफ आर्ट्स है दिल्ली में, उसमें एडमिशन करा देते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मुझे ड्रामा मतलब एक्टिंग में ज़्यादा मज़ा आता है, तो मैं एक्टिंग में जाना चाहूँगा। तो फिर पापा का मानना था कि भाई अगर मैदान जंग में आप उतर रहे हो तो पूरे हथियारों से लैस होकर जाना चाहिए। तो फिर उन्होंने वहाँ पे जो नोएडा में एशियन एकेडमी है, संदीप मारवा जी का फिल्म वो है स्कूल है, उसमें मैंने 3-3 महीने के कोर्स होते थे। 3 मंथ्स एक्टिंग, 3 मंथ्स डायरेक्शन, 3 मंथ्स कैमरा, 3 मंथ्स एडिटिंग। तो वो चारों कोर्स मैंने किए। फील्ड की जो भी 3-3 महीने की थोड़ी थोड़ी सही, लेकिन पता चल गया कि क्या फील्ड है ये। तो 1 साल का कोर्स मैंने वहाँ पर किया, और उसके बाद मुझे वहीं पर जॉब भी मिल गई थी। मैं ड्यूअल मॉनिटर दे दिया था, उसमें मैं एडिटिंग करता था उनकी जो फुटेज वगैरह होती थी संदीप सर की। फिर बीच में वो आते थे, अरे भाई बच्चा मेहनत कर रहा है, मेरे ऐसे मुझे याद है मेरे कंधे दबा रहे हैं, अरे ये। तो मैंने जो वहाँ पर काम किया था वो बड़ा पसंद आया था उनको, फिक्शन वगैरह जो की थी। तो उन्होंने देखा कि मतलब बात की उन्होंने मुझसे, तो उन्होंने कहा कि अगर तुम जाना चाहते हो बेटा मुंबई, तो यही सही वक्त है, फिर और ज़्यादा देर करोगे तो देर हो जाएगी। उसके बाद फिर मैं मुंबई आ गया। अब घर में कहा कि मुंबई, अब अचानक मुंबई कैसे भेज दे भाई। तो मैंने कहा, उस वक्त मैं 2000 रुपये लेता था, एक बाइक होती थी पैशन। तो मैंने कहा पापा देखो 2000 रुपये आप मुझे मंथली देते हो जेब खर्ची, 1000 का मैं आटा चावल तेल ये दालें खाई जाता हूँ, तो सिर्फ मुझे आप 3000 रुपये महीना भेजिए। 13 मई 2003 को मैं मुंबई आ गया। आपने कहा कि फाइन आर्ट्स भी कर रहे थे, सितार भी बजाना भी सीख लिया, और उसके बाद भी आपने अभिनय को क्यों चुना? सितार बजाने या फाइन आर्ट्स क्यों नहीं चुना चाहा आपने? मुझे लगता है वो फैसला मेरा सही था, क्योंकि मैं सिर्फ फिर शायद आज सितारिस्ट होता, तो यहाँ पर या मैं एक पेंटर होता। सत्यदेव दुबे जी जो अमरीश पुरी साहब के गुरु थे, तो उनकी कही एक बात मुझे याद है कि बहुत अच्छा डांस करना चाहोगे तो आप डांसर हो जाओगे, या गिटारिस्ट हो जाओगे, या पेंटर हो जाओगे। तो उनका ये कहना था, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, कि एक्टर जो होता है वो सभी कलाओं का समावेश होता है, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा ये। और शायद भगवान को पता था आगे कि ये ऐसा कुछ होने वाला है, इसलिए मुझे सारी चीज़ों की थोड़ी नॉलेज दी, और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि ये सब करवाया, और मेरे फैमिली ने मेरे को पूरा सपोर्ट किया। यहाँ आकर मैंने देखा कि थिएटर वर्कशॉप चल रही थी नादिरा बब्बर जी की, सो मैं 5000 रुपये लेकर आया था बस घर से मुंबई, उसमें से 4500 की मैंने वर्कशॉप कर ली थी। और वहाँ पर अब मेरा नाम उसमें युद्धवीर दहिया था, तो मेरे को याद है किसी ने बोला कि नहीं भाई युद्धवीर चेंज कर लो, आलेख आंख बंद की उन्होंने कि हाँ आलेख रख लो, ए से अच्छा चलता है, आलेख दहिया। तो मैंने ठीक है। अब मैं वहाँ पे बैठा हुआ वर्कशॉप की, और वहाँ पे मैं पहले दिन तो युद्धवीर दहिया का फॉर्म भर दिया, और मुझे याद आया, मैंने कहा यार यही से तो नाम चेंज करना है आपको। तो मैं अगले दिन आया, मैंने कहा एक और फॉर्म दे दो, तो बोले कल तो लिखा गया। मैंने कहा नहीं वो फट गया, तो उसमें लिखा मैंने आलेख। बोले अरे कल तो तुम्हारा नाम युद्धवीर था। मैंने कहा नहीं वो घर में प्यार से बोलते हैं बेटा युद्धवीर मेरा नाम आलेख है। तो आज थिएटर वर्ल्ड में मुझे सब आलेख के नाम से जानते हैं। तो मुझे याद है मैं बैठा हूँ, तो नादिरा जी कही चलो आलेख तुम उठो, अब नया नाम चेंज किया है। मैं यूँ देखूंगा कौन नहीं उठ रहा, फिर जैसे मैंने बोली उठो, मैंने कहा मैं ही तो हूँ आलेख, अरे हाँ बाजी बोलते हैं हम सब। तो नादिरा जी हमारी तरफ से गुरु हैं, और एक तरह से देखा जाए मैंने ढंग से मैंने बैक स्टेज नहीं किया, मैं सीधे ही स्टेज पे आ गया था। उन दिनों एक म्यूजिकल नाटक चल रहा था जस्मा उड़न नादिरा बब्बर जी का। तो मुझे याद है अगले दिन मुझे कॉल आ गया थिएटर वर्कशॉप के बाद, क्योंकि हम लोग 62 स्टूडेंट्स थे, तो आते तो यूं है पर जुड़ते टिक नहीं पाते हैं। तो मुझे अगले ही दिन उन्होंने मुझे कॉल करके बुलाया, और मैं म्यूजिक पिट पे रहा, और पूरा धीरे धीरे छोटे रोल ये, और फिर 19 साल की उम्र में मैंने 97 साल के बूढ़े का रोल किया था, और हम वो मस्कट भी गए थे उस नाटक को लेकर। हम कौन सा नाटक था वो? उसका नाम था शाबाश अनारकली। तो जो 9 रत्न थे उनके, तो उसमें एक हकीम थे जो अपने ये थे अकबर साहब, उनमें हकीम का रोल किया था मैंने 97 साल का। तो वो बड़ा सही रहा, अच्छा रहा तो सफर। इसके अलावा कौन कौन से प्लेस किए आपने? इसके अलावा मैंने फुटनोट्स ऑफ लाइफ किया है, उसमें उत्कर्ष मजूमदार जी हैं, विभा छिब्बर जी हैं, आर्य बब्बर हैं, उनके पुत्र जो हैं।
तो और मैं हूँ, एक दो और हमारे जो भी कलाकार। तो ये फुटनोट्स ऑफ लाइफ, और वो मेरे को घटना बड़ी अच्छी याद है। मैं रिहर्सल में रात को आंख खुलती थी तो भी उसको मैं ऐसे तैयारी करता रहता था। मेरे रूममेट्स वगैरह होते थे, भाई क्या हो गया, लेकिन मैं उसकी तैयारी कर रहा होता था कि बाप ने फांसी लगा ली, इस तरीके के कुछ सीन थे मतलब बड़े अच्छे। तो रिहर्सल में राज बब्बर साहब आए थे, मुझे याद है वो रो रहे थे, तो मुझे लगा रहे यानी कि कुछ तो हो रहा है, एक देख के हमें पता लगता है। और फिर जब उस शो की ओपनिंग हुई और जब हमने किया पृथ्वी थिएटर में, तो उसके बाद आशीष विद्यार्थी जी वो आए और जो उन्होंने मुझे गले लगाया, तो मुझे लगा ऐसे ही कर रहे हैं भाई, हाँ भाई के छोड़ देंगे, लेकिन उन्होंने छोड़ा ही नहीं, वो लगे रहे। और तब मुझे लगा कि नहीं वाकई इन्हें मेरा काम पसंद आया। और मैंने कहा सर बस आपकी तरह बनना है मुझे, क्योंकि उस वक्त आशीष जी उनका नाटक में देखा था दयाशंकर की डायरी, कमाल हो तो भाई। तो उन्होंने कहा बेटा बिल्कुल सही रास्ते पे हो, चलते चलो, लगे रहो। फिर राज साहब भी आए, सब लोग आए, बड़ा अच्छा। तो हमें उत्साह मिलता है, ऐसे मतलब हिम्मत मिलती है। इसके अलावा फिर हम कहें आप सुने, अनंत महादेवन जी, नादिरा बब्बर जी और मैं, हम तीनों उस प्ले में हैं। और हमने पूरा ऑल ओवर इंडिया हमने वो शोज़ किए, काफ़ी शोज़ किए उसके। हम कहें आप सुने, उसमें खुर्रम हुसैन मेरा नाम था। और भी इसके अलावा मैंने काफ़ी नाटक किए हैं, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा, मुंशी जी की गुदगुदियाँ, सुमन और सना, अभी मुझे याद नहीं आ रहे हैं। मतलब ये लगाइए मैं 2003 से लेके अभी तक नाटक कर ही रहा हूँ। अब तक कितने नाटक किए होंगे, उनके कितने शो हो गए होंगे? अब ये तो अंदाज़ा लगाना बड़ा ये बड़ा कठिन सवाल है। नहीं, लगभग अंदाजा होना चाहिए। लगभग मुझे लगता है मैंने 12-15 नाटक तो कर ही लिए होंगे, क्योंकि मैं रंगबाज ग्रुप है उनके साथ भी करता हूँ, ए के वेरिस जी के साथ एक उनका थिएटर ग्रुप है उनके साथ भी किया, आकर्ष खुराना जी के साथ। फिर तो मुझे लगता है 12-15 नाटक मैं कर चुका हूँ। और शोज़ तो सच में अभी मेरे को गिनती मैं अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता हूँ, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में हम इधर उधर हैदराबाद से लेके इस तरफ ईस्ट से लेके और यहाँ, और फिर पाकिस्तान भी मैं गया, पाकिस्तान जाना हुआ, जैसे मॉडर्न ग्रुप नाटक लेके गए थे हम लोग। फिर हम लोग मस्कट गए थे दुबई के वहाँ, ओमान में। दुबई में तो खैर मैं बाद में गया, तो वो भी मैं बताऊंगा। 2003 से 2023 20 साल जो है, ये जो 20 साल आपके बीते बम्बई में, किस तरह का संघर्ष रहा वो, और उनसे कैसे निपटते रहे आप? देखिए संघर्ष बहुत होता है, क्योंकि मैंने बताया कि 3,000 रुपये मैं लेता था। अब 3,000 में उन्हें लगा, क्योंकि वहाँ परिवार जो माहौल होता है दिल्ली की तरफ, हरियाणा में, तो उन्हें लगता था क्या कर रहा है इसका लड़का, राजकुमार का लड़का क्या कर रहा है, भंडीला बना दिया ये। पहले सितारों में जाता था वहाँ पे भी बोलते थे भाई क्या करा रहा है, पढ़ाई करवा। लेकिन पापा बस सुनते थे हाँ ठीक है। उसके बाद जब मैं यहाँ पर आया तो थिएटर जब हम कर रहे थे, उनका ये कहना था कि अरे यार छोड़ो ये सब, करते क्या हो, पैसे कैसे आएंगे। उनको तो ये है ना भाई पैसे, वहाँ पे ज़हनियत ये है कि कितना कमा लेते हो। अब थिएटर में आपको पता है आप कमाई तो ऐसे होती नहीं, लेकिन उन सबको मैं बताना चाहूँगा, जो भी माँ बाप इस फील्ड में भेजते हैं बच्चों को, मैं देखता हूँ बहुत बेचारे डिप्रेशन में रहते हैं, स्ट्रेस रहता है उनके ऊपर। आप बेटे को, अपने बच्चों को आप डॉक्टर बनाना चाहते हैं या लॉयर, इंजीनियर, कुछ भी आप इस फील्ड में भेजते हो, क्या आपको लगता है तुरंत मिल जाता है फर्क? नहीं मिलता, 6 से 7 साल जरूर लगते हैं, फिर उसके बाद प्रैक्टिस होती है, तब जाके वो कहीं कमाने लगते हैं। तो मेरा ये मानना है कि 10,000 घंटे जब तक आप किसी चीज़ में नहीं देते हो, किसी भी फील्ड में, आप गिटारिस्ट हो, डांसर हो, कोई भी आर्ट, पेंटिंग हो, इवन डॉक्टर, लॉयर, 6 से 7 से 8 साल लगते ही लगते हैं, वही 10,000 घंटे कहलाते हैं। तो 10,000 घंटे जब तक आप किसी भी काम में नहीं देंगे, आपको वो काम नहीं आएगा, आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। और जब 35,000 घंटे आप दे देते हैं तो आप दक्षता हासिल कर लेते हैं उस काम में, परफेक्शनिस्ट बन जाते हैं। तो दिक्कतें रहीं बीच में। फिर मुझे सुनने में आया, मेरी बहन ने फ़ोन किया कि बंटी, मेरा घर का नाम बंटी है, कि बंटी पापा, मामा और नाना और मौसा ये चारों आ रहे हैं तुझे उठा के ले जाने वापस। तो मैंने कहा अरे क्या बात करी? बोली हाँ, उसने सुन लिया, प्लानिंग हो रही होगी कि बच्चा गया हुआ है, 2-3 साल हो गए हैं। तो मैंने कहा अरे नहीं। फिर मैंने बताया कि नहीं मैं कर रहा हूँ, कर लूंगा। और ये मैं अभी डबिंग, उन दिनों देखिए आप जब अच्छा काम करते हैं तो आपका स्वभाव अच्छा होता है, आप अच्छे इंसान होते हैं, तो आपके आसपास हेल्प करते हैं लोग। तो फिर हमारे एक जोएल भाई थे, मैं उनका आदर सम्मान करता था, तो अच्छा स्वभाव था, वो भी प्यार करते थे मुझसे। तो वो कहीं जाते थे, वहाँ पर किसी के लिए मेल लिखते थे, वो भी अच्छा काम कर रहे थे किसी के लिए, तो वहाँ कार्टून की डबिंग वगैरह करवाते थे प्रदीप शुक्ला जी। तो जब मैं वहाँ पहुँचा, मैंने इनको बताया यार मैं एक्टिंग ये भी तो कर सकता हूँ कमाने के लिए, क्योंकि साथ क्योंकि ये भी हुनर है, एक्टिंग से रिलेटेड है, परफॉर्म करना है माइक के ऊपर। तो मैं ऐसे देख रहा था कि टीवी में, यार मैं ये भी तो कर सकता हूँ, कार्टून में आवाज़ें हुई ये सब, और मैं कर सकता हूँ, मॉड्यूलेशन, सुर और ताल की समझ हो जाती है आपको, आप कर सकते हैं। ये मैं हर एक्टर को कहना चाहूँगा कि ये नहीं कि आपको संगीतज्ञ बनना है, सिंगर बन रहा है या ढोलक बजाना है, नहीं,
सुर और ताल की समझ के लिए आप में वो रिदम सेंस होनी चाहिए, आप में वो सुर की सेंस होनी चाहिए, तो आप अच्छा काम कर सकते हैं। तो मैं फिर उसके बाद जब मैं गया तो उन्होंने कहा मैं करवाता हूँ डबिंग। तो मैं वहाँ गया तो मेरी किस्मत अच्छी थी। उसी दिन वहाँ पर एक सीरीज़ का ऑडिशन चल रहा था कि भैया नई सीरीज़ है, दे दो ऑडिशन। तो उन्होंने मेरी बड़ी तारीफ़ की कि ये अच्छा लड़का है, थिएटर करता है नादिरा जी के साथ। तो मैंने अपना वॉइस टेस्ट दिया। तो 4 वॉइसेस या 5 वॉइसेस भेजी जाती हैं किसी भी कैरेक्टर के लिए। उनका कुछ दिन के बाद ही कॉल आ गया कि आई गॉट सिलेक्टेड। तो आप देखिए, नहीं तो लोग क्राउड से शुरू करते हैं, एम्बियंस रिकॉर्डिंग करते हैं, क्राउड डबिंग करते हैं। तो मुझे सीधा कैरेक्टर से मेरी शुरुआत हुई। उन दिनों एस क्लब 7 आता था। उसके बाद वो मैंने अच्छा किया। फिर अगली सीरीज थी, उसमें मैंने वॉइस टेस्ट दिया। हैना मोंटाना बहुत फेमस था ये। तो हना का जो भाई था जैक्सन, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। तो वो सीरीज चलने लगी। तो उन दिनों के जो मैं 3000 मंगाता था, अब इधर से पैसा आ गया। मैंने कहा अब पापा मम्मी अब मेरे को 1500 भेजो बस। वो 1500 कर दिया। फिर वो धीरे 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 फिर करते गए। फिर अचानक एक दिन सीरीज बंद हो गई कि ये लो आखिरी चेक। तो फिर डर लगता है। तो कई बार आपने स्ट्रगल की बात की। एक तो हम तैयार हो रहे होते हैं, ये बड़ा नेगेटिव वर्ड है स्ट्रगल। हम तैयार हो रहे होते हो, आप मंझ रहे होते हो। तो मुझे ये भी याद है कि मैं नादिरा जी के घर से निकला था और पृथ्वी थिएटर जाना था मुझे। तो मैंने देखा 5 का सिक्का है जेब में। उन दिनों 3.5 रुपए की टिकट लगती थी। तो जब मैं बैठा, कंडक्टर जब पास आया तो मैंने जब पैसे निकाले तो देखा वो 5 रुपए नहीं थे, वो 98 थी। 50 पैसे थे बस मेरे पास। तो मैंने कहा अब क्या करूं। तो मैंने कहा अरे सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैं गलत चढ़ गया, रोको रोको बस रोको। तो अब करके ड्रामा एक्टर तो थे ही, तो थिएटर कर रहे थे, तो उतर गया वहां पे। तो ऐसा दौर रहा। शुरू में बच्चे आते हैं, पैसे बचाने चाहिए जो भी युवा आते हैं यहाँ पर। हम शुरू में टैक्सी में घूमते हैं, हम देखते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर ऑटो में आते हैं, फिर बसेस पे आ जाते हैं, फिर वक्त ऐसा आ ही जाता है कि फिर पैदल भी घूमना पड़ता है। तो हर चीज़ के लिए तैयारी रखनी चाहिए। मेरे साथ अच्छा ये हुई कि मैंने शुरुआत ही नीचे से की। आप जब नीचे से शुरुआत करेंगे ना, बिल्कुल नीचे से, तो सब ऊपर ही ऊपर है फिर, क्योंकि पाना ही पाना है, क्योंकि खोने को कुछ है ही नहीं। तो ये एक बड़ी वो अच्छी चीज़ लगती है मुझे कि नीचे से शुरुआत करनी चाहिए, ताकि सब कुछ पाना ही पाना है। तो इसलिए मुझे लगता है मैंने स्ट्रगल भी नहीं किया, क्योंकि मैंने पाया ही पाया है ना। मैंने कुछ ये बुरी आदतें मैंने पाली, पीना, सिगरेट विगरेट, ये सब। पैसा ऐसा होता नहीं तो डिस्को पब वब ये सब हमने कभी नहीं किया, क्योंकि यहाँ खाने के लाले पड़े होते थे कि खाना मिले, रेंट भरें। तो मेरे दोस्तों ने, मेरे साथियों ने बहुत साथ दिया। मेरी शरणजीत एक दोस्त है, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मेरे जोएल स्मिथ एक दोस्त हैं, आशुतोष महापात्रा बहुत अच्छे दोस्त हैं, हर्षवर्धन हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो मुझे याद है ये लोग थोड़ा थोड़ा ज़्यादा देते थे, मैं कम देता था पैसे, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और ये लोग मेरे परिवार की तरह हैं आप सब। तो इस तरीके से ये बना। जब आप परिवार के साथ रहते हैं, कोई तकलीफ आती है तो आपको पता नहीं चलता, क्योंकि कहीं ना कहीं परिवार जाने अपने आप समझ जाता है, वो चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। जी। जब आप वहाँ से मुंबई आए, आप एकदम अकेले थे। अब अकेलापन और परिवार के साथ दोनों के बीच का एक अलग संघर्ष होता है, वो क्या था? जी, मेरे पापा के मित्र थे एक, या हैं अभी, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे यहाँ पे शरण दी, अपने पास रखा। मेरे पापा ने कहा था मेरा बेटा आ रहा है, तो जोगेश्वरी में मैं रहा। रामचंद्र नाम है उनका। तो मैं उनके पास रहा 1 हफ्ता 10 दिन उनके पास रहा। फिर मैं अपने दोस्त साथियों के साथ शिफ्ट हो गया था। तो यहाँ की मुसीबतें देखिए, मैंने बताया हम दोस्तों के साथ रहते थे, तो दोस्त ही हमारा परिवार बन जाते हैं। बाकी घर वाले वो हम लोगों की प्रॉब्लम्स देखा जाए तो सही मायने में नहीं समझते हैं, क्योंकि हम, और भी मेरे स्टूडेंट्स से काफ़ी, उनसे भी मैं सुनता हूँ कि हम अपनी प्रॉब्लम्स घर वालों तक पहुँचने ही नहीं देते हैं। हम कहते हैं नहीं हाँ खुश हैं, भले ही हमने दिन में 1 ही बार खाना खाया। तो ये बड़ी चीज़ होती है, ये उनको समझना चाहिए सब घर वालों को, और जो कि मेरे घर वालों ने समझी। लेकिन मुझे खुशी है कि शुरू में उन्होंने पूरा साथ दिया, फिर धीरे धीरे मैंने पैसे कम किए, और फिर बाद में मैंने फिर पूरा साथ दिया उनका, जितना भी मैं कर सकता था। मेरी बहन है पूनम, बहुत प्यारी है, उसने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, मैंने उसे सपोर्ट किया। फिर तो आपसे ये सब चलता है। फिर मेरा यहाँ पे वॉइसिंग में काम शुरू हो गया जल्दी, तो डबिंग ने बहुत संभाला मुझे। फिर उसके बाद तो मैं धीरे धीरे फिर और भी चीज़ें करने लगा। फिर मूवीज़ लाइक प्रिंस ऑफ पर्शिया, क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन, और बहुत सारी फिल्में, मतलब इनमें मेन लीड मैंने किया। फिर अभी जो अपने विजय सेतुपति है, उनके लिए मैंने के पाय राणा सिंघम और एक और फिल्म थी, उसमें आवाज़ दी। फिर अपने पुनीत राजकुमार जी, जो भी हाल ही में उनका निधन हो गया, उनकी आवाज़ भी मैं था। युवा रत्ना फिल्म है अमेजोन पे, जेम्स फिल्म आई, एक और उनकी डॉक्यूमेंट्री थी। तो फिर बड़ी बड़ी फिल्मों के जब आप हिस्सा बनते हो
तो अच्छा लगता है। शुरू में मैं लिखता था आज इतने कमाया इतने, तो मुझे याद है उन दिनों में 9,000 रुपये हो तेरी 9,000। फिर मैं देखता था हमारे चाचा ताऊ वगैरह बेचारे जो गांव में हम देखते हैं वो पूरा महीना कहीं पे कुछ काम करते हैं, जैसे प्रगति मैदान है, मेरे को याद है हरियाणा में गाँव हमारा नकलोई, वहाँ से हमारे चाचा वाचा वो बेचारे वहाँ वॉचमैन थे, तो वो हैं और भी कई चीज़ें करते हैं, कोई छोटे मोटे पद पे, तो वो पूरा महीना मेहनत करके कहीं 3,000 4,000 6,000 ज़्यादा, वो भी अब उस वक्त तो अभी 3-3 4-4 5-5 हज़ार बस। और जहाँ मैं फिर आके एक ही दिन में जब 6,000 या 9,000 कमा लेता था तो बड़ी गर्व की बात होती थी। उसके बाद तो खैर हमने एक ही दिन में 8-8 9-9 घंटे में 70-70 हज़ार भी कमाए। 20 मिनट में 25,000 रुपये मैंने एक बार कमाए थे, 5 प्रोमो किए थे, तो 5,000 मैंने एक बार प्रोमो लिया और एक 2-2 मिनट, मतलब 25 मिनट के 20 मिनट के अंदर ही 25,000 का काम, तो ऐसे फिर अच्छा लगता है। फिर सारी चीज़ें आती हैं तो फिर करते रहते हैं इस तरीके का। फिर ये है कि मैं ज़्यादा एक्टिंग वगैरह में इतना ज़्यादा मैं ऑडिशंस देना और वो सब थोड़ा सा रह गया, क्योंकि हम देखते थे एक्टिंग में एक रोल के लिए 200-250 लड़के लड़कियां खड़े हुए हैं, उधर कॉल आ गया, अरे एक 25,000 रुपये मिलेंगे आपको डबिंग के लिए। तो ऑफकोर्स जाहिर है हम वो डबिंग वाला काम करेंगे क्योंकि हमें शहर में टिकना है। सेल्फ मेड मैं कह सकता हूँ खुद को, शुरू में खूब साथ दिया घर वालों ने, लेकिन बाद में धीरे धीरे हमें खुद बनना पड़ता है, खुद संभालना पड़ता है खुद को। क्या ये माना जाए कि शुरू से आपकी जो संगीत में रुचि रही है और आपके घर में जो एक गायन का माहौल रहा है, उसने कहीं ना कहीं आपको डबिंग करने में या वॉइस ओवर करने में मदद की? देखिए डायरेक्ट तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इनडायरेक्ट जरूर, क्योंकि क्या है ये जो भी हमारे आसपास बच्चे के आसपास माहौल होता है वो आपके जहन में, सबकॉन्शियस माइंड में बैठने लग जाता है। और जहां तक रही डबिंग की बात, तो बिल्कुल एक्टिंग डबिंग इसमें आपको सुर और ताल की समझ होना बहुत जरूरी है। जैसे कोई भी भाषा, हिंदी इंग्लिश, क्या भाई यहाँ पे ये सब क्यों कर रहे हो, तो समझ रहे सेम सुर में आप कर दीजिए, सेम टेम्पो में। तो कोई भी भाषा होती है तो उसमें फिर मैं जब वॉइसेस देते तो हमारा वॉइस अप्रूव हो जाती है, तो ये बहुत लाभ मिला इस चीज़ का। तो बिल्कुल एक्टिंग इस फील्ड में या वॉइसिंग हो, जो भी आप आवाज़ की दुनिया का कोई भी काम कर रहे हैं, आप भले ही रिपोर्टर हो, कुछ भी हो, आप टीचर हो, तो आवाज़ का अगर आप खा रहे हैं तो सुर और ताल की समझ ज़रूर होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि यदि आप गायक हैं या संगीत में आपकी रुचि है तो एक्टिंग करना आपके लिए ज़्यादा आसान होता है। ये मतलब कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल होता है, लेकिन इस तरह तो फिर हर सिंगर अच्छा एक्टर हो जाए, जो कि ऐसा नहीं है। तो मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ कि एक अच्छे सिंगर है तो आप अच्छे एक्टर हो गए, नहीं। लेकिन हाँ, आपको अपनी आवाज़ का इस्तेमाल करना आता है तो उससे आप बेहतर एक्टर बन सकते हैं, तो ये मैं मानता हूँ। जब किसी चरित्र को आवाज़ देनी होती है, डबिंग करनी होती है, आपका क्या प्रोसेस होता है फिर उसकी तैयारी करने के लिए? उससे पहले उसकी तैयारी करने के लिए, जैसे कोई भले ही डबिंग हो या ये हो, सबसे पहले हमें देखना पड़ता है, अगेन मैं सुर की ही बात करूंगा, क्योंकि सुर ऐसी चीज है, सुर कई लोग ये सोचेंगे गाना नहीं, हर शहर का भी अपना एक सुर है, एक रिदम है। गांव में आप जाइए वो एक अलग रिदम पे चल रहा है, शहर में अलग रिदम चल रहा है। सो कैरेक्टर का सुर आप पकड़ लीजिए, किस पिच पे क्या बात कर रहा है, फिर उसके कैरेक्टर में वो क्या सोच रहा है, फिर बाकी चीज़ें तो हैं ही, उसके फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसका सोशल बैकग्राउंड क्या है, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ का है, किस धर्म का है, ये सब सारी चीज़ें जब हम होमवर्क कर लेते हैं अपने किरदार के लिए, तो अपने आप बहुत सारे आंसर्स हमें मिल जाते हैं। फिर पता होगा कि अच्छा इंसान है तो वो कैसे बोलेगा, सॉफ्ट स्पोकन होगा। हरामी टाइप को बंदा नेगेटिव है तो वो अलग बोलेगा, उसका एक्सप्रेशन ही फिर अलग होंगे, उसके टोन एक अलग होगी। नरम बंदा है तो अलग होगा। मुझे याद है कि नरमी, एकता कपूर जी का आता था महाभारत, उसमें कृष्ण भगवान की आवाज़ मैंने दी 100 से ज़्यादा एपिसोड्स में। वो ढूंढ रहे थे, आवाज़ नहीं मिल पा रही थी, तो मैंने भी ऑडिशन दिया, तो आई गॉट सिलेक्टेड फॉर दैट। तो उसमें आपको बोलना पड़ेगा, वो नहीं रहा था। उसमें मेरे को एक प्रोमो किया था मैंने, अनंत सृष्टि है मेरा शरीर, अर्जुन मेरा पग, इस तरीके का पूरा, तो सॉफ्ट में बोलना पड़ता है। या इधर प्रिंस ऑफ पर्शिया का मैं कर रहा हूँ पूरा हीरोइक, भाईजान ने कहा था कि अगर तुम उन्हें ना मिल सकी तो मैं तुम्हारा कत्ल कर दूँ, उसमें पूरा हीरोइक ऐसे है। दूसरी तरफ मैं कर रहा हूँ, ओह कम ऑन डैड, एक 9 साल के बच्चे की डबिंग कर रहा था, हाउ टू ट्रेन योर, और साइमल्टेनियसली इधर से निकला इधर आना, तो आपको चेंज करना पड़ता है वो पूरा। तो इसमें आप जब तक उसकी मैनरिज्म्स हैं, वो कैसे बात कर रहा है। अब जैसे हम डबिंग करते हैं, जो अफ्रीकन लोग हैं, जो साउथ अफ्रीका की मूवीज है, कम ऑन डूड नो वो वैसा, तो पूरा मुंह खोल के लोग बात करेंगे, तो हमें भी फिर वैसे करना पड़ेगा, नहीं ए बेड़ो इधर आ, चल क्या बोल रहा है। तो अमेरिकन जो है या ब्रिटिशर्स जो है वो थोड़ा कम होते हैं, या नो, तो हमें उसमें भी कम, क्या लगता है तुम्हें? तो आवाज़ का हमें इस्तेमाल, वो बहनी चाहिए आवाज़, फ्लुएंसी, भाषा का ज्ञान होना चाहिए आपको। आजकल जो मैं बात सब स्टूडेंट्स को बताता हूँ, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू तीनों भाषाओं का समावेश है आज की जो भाषा है।
तीनों में अगर दक्षता हासिल नहीं कर पाए हैं आप तो गड़बड़ होगा, आपको रोक लिया जाएगा। तो ये चीज़ मैं मानता हूँ। तो पूरी तरीके से सारी चीज़ें समझ के हम रोल की तैयारी करते हैं और उसकी बोलते हैं कि गेट इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर। सो उसमें जब घुस के उसका पूरा विचार और पूरा, मुझे लगता है कि मेरे सीनियर्स भी बोलते थे कि मैं जल्दी किसी कैरेक्टर में प्रवेश कर जाता हूँ, तो उसे पूरा महसूस करना, एकदम से फीलिंग हो, तो वैसे ही मुझे लगता है कि मैं बन जाता हूँ। जी। तो क्या स्क्रिप्ट पढ़ने की जरूरत महसूस होती है? बिल्कुल। स्क्रिप्ट देखिए, अगर एक्टिंग की बात करें, हम थिएटर की बात करें तो स्क्रिप्ट, मैं वॉइस ओवर की बात कर रहा हूँ। वॉइस ओवर की बात करें तो स्क्रिप्ट नहीं पढ़ते हैं क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता है। मुझे याद है मेरे पास इतना काम था कि एक एक हफ्ते तक मेरे पास आधा घंटा भी नहीं होता था, क्योंकि यहाँ मैं डिस्कवरी का कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई कार्टून है, यहाँ पर देखिए आपके पास नेशनल ज्योग्राफी का कुछ चल रहा है, यहाँ पे एक साउथ इंडियन मूवी डब हो रही है, यहाँ पे कोई इंग्लिश सीरीज डब हो रही है। एक वक्त पे मेरी 9 सीरीज ऑन एयर थी, 9 सीरीज, जो ये बच्चों की होती है, कार्टून वार्टून या अलग कोई और। सो इसमें हमारे पास वक्त नहीं है कि हम पहले पढ़ें। इसमें हम लोग एक्चुअली क्या, इतना मास्टर बन जाते हैं करते करते, करत की विद्या है ना ये सब, करते करते इतना हमारे आर्ट है ये। तो इधर से पढ़ा, अच्छा हम ये देखते हैं, बस ये हमारे हाथ में स्क्रिप्ट होती है, ये हेडफोन लगा हुआ है, सामने टीवी है, उसने इंग्लिश में बोला ए वेयर आर यू गोइंग, अब यहाँ पे लिखा हुआ है सुनो कहाँ जा रहे हो तुम, तो हमने बोल दिया। फिर हमें साथ में एक बार हम देखेंगे, पॉजेज मार्क करते हैं, अच्छा ये, क्योंकि हम अपनी डबिंग नहीं कर रहे हैं, हम दूसरे वाले कैरेक्टर की डबिंग कर रहे हैं, तो वो ये ना तो टक ना टक टाना ना ना डाना डा 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 टक, तो पॉजेज मार्क कर लिए। अब हमें पता है, अब हमने एक बार पढ़ लिया, चलिए चलो भाई टेक। अब ये पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, कोई लाइन छोटी बड़ी हो गई, उसमें एक शब्द डाल दिया, तो टेम्पो रिदम का सेंस होगी, तो आपको पता होगा कि कौन सा कितना लंबा डायलॉग है। सो स्क्रिप्ट पूरी नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि नहीं तो वो लोग बेचारे लुट जाएंगे कि पूरी स्क्रिप्ट अगर पढ़ने बैठेंगे। हाँ, थिएटर रिलीज मूवी है तो उसमें हम जरूर थोड़ा सा दिखाइए, कई सीन्स देखते हैं ताकि कैरेक्टर का पता चले क्या हाव भाव है, कितना लचीला है, कितना नखरे वगैरह हैं, या किस पिच में वो बात करता है, कितना मॉड्यूलेट करता है या सटल बोलता है। तुम्हें क्या लगता है ऐसे? तो एक थोड़ा पता चल जाता है हमें, उसके अनुसार जैसे हम कान में सुनते हैं, कई बार तो देखने की जरूरत नहीं है, ये बोला हम उसको डायलॉग अगर याद हो वैसे बोल देंगे, वो सिंक हो जाता है। सो ये सफ़र है पूरा 19-20 साल का हमारा, तो अब तो हो जाता है बढ़िया। अंग्रेजी हो, तेलुगु हो या किसी भी भाषा में, कोई भाषा ही ना हो, नई बनाई हो, उसको भी डब कर देते हैं। वो मेरा सवाल ये है कि उस भाषा के जो संवाद है जी, यार, वो हिंदी में आपको डब करने हैं जी, तो लिप्स सॉन्ग जो सामने वाले को कैसे मिक्स करते हैं कि मेल खाए? देखिए बिल्कुल तो लिप टू लिप नहीं मैच किया जा सकता कि जब होंठ मिले तो हमारे होंठ मिले, लेकिन ये मूवमेंट चल गई, देखिए यही हम उसना वो करते हैं बस। बाकी मैंने अभी बताया कि अगर साउथ अफ्रीकन होगा तो ज्यादा मुंह खोला, तो हमें उसके अनुसार वैसे बोलना पड़ेगा, कम है तो सटल बात कीजिए। हमें मेन देखा जाता है कि जब चल रहे हैं तो वहां से वहां तक हो इतना डायलॉग, अगला इतना है तो इतना हो, तो उसमें ये हम ऐसे फिट करते हैं, शुरुआत एंड, बीच में कहीं रुका है तो वहां पॉज हमें भी लेना पड़ेगा। अरे सुनो, तुम्हें क्या लगता है, तुम बहुत कमाल के आर्टिस्ट हो, तो ये 3 लाइनें हैं जैसे, तो अरे सुनो तुम्हें क्या लगता है, तो अगर छोटा रह गया तो तुम्हें कहीं ये तो नहीं लगता कि बड़ी कर दी कि तुम एक कमाल का आर्टिस्ट हो। तो इस तरीके से हम बढ़ाते और घटाते रहते हैं लाइन को, हम एक आध शब्द डाल देते हैं ये इस तरीके से मैच। लेकिन मैं कहूंगा कि आजकल बहुत आसान हो गया है। मुझसे पहले जब मैंने 2003 से ये सब शुरू किया, 2004 से, उससे पहले काफी मुश्किल होता था, क्योंकि आजकल ये कंप्यूटर और ये सब आ गए हैं, तो उसमें क्या है, टक कट किया, ले बेटा सिलेक्ट किया, इधर खिसका दिया, पीछे ले गए, सिंक कर दिया, ये कर दिया, वो अपने आप कर देते हैं, थोड़ा बड़ा घटा भी देते हैं, तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो गया है। लेकिन बहुत ज्यादा, लेकिन हमें पूरा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि नेटफ्लिक्स हो गई, बड़ी बड़ी जो कंपनी है, अमेजोन, जो रियल क्वालिटी वर्क जहां होता है वहां पे घटाते बढ़ाते नहीं है, क्योंकि उससे वॉइस क्वालिटी पर वर्क पड़ जाता है। समझ रहे हैं, ज्यादा खींच देंगे अगर वॉइस को। सो कोशिश, हमने पूरी मेहनत का काम है ये। दुनिया देखती है, कह रहे हैं वाह वाह पिक्चर देख रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गाने, मेरे फूफा जी बोलते थे भाई थारा बढ़िया है, नाची जाओ, गाई जाओ, पीछे बढ़ाई जाओ। तो इतना आसान नहीं होता है, तपना पड़ता है, काम पूरा सीखना पड़ता है, हमें लगे रहना पड़ता है। अब तक आपने जितने डबिंग की है, किस करेक्टर के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ी या क्या खास तरह की तैयारी करनी पड़ी थी उसके लिए? डबिंग के लिए तो सच कहूँ तो ऐसा कुछ, अब इतनी आदत हमें हो जाती है, किसी भी तरीके का कोई भी कैरेक्टर आ जाए उसी वक्त हम सुनते हैं और वो कर देते हैं। इसके लिए ऐसा कुछ खास मतलब मेहनत नहीं करनी पड़ी मुझे। सच बताऊं तो
मैंने जो अपनी इस फिल्म की डबिंग की है ना, वही ज्यादा मुश्किल पड़ी, क्योंकि मैं खुद परफॉर्म किया ना तो इतना नेचुरल कर दिया वो। अब सर मेजर का तो इतना मैंने उसको अलग तरीके से खेला है, मैं अपनी ही डबिंग करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया, ये मैं कहना चाहूंगा। आज तक मैंने सैकड़ों लोगों की डबिंग कर दी होगी, अपनी डबिंग करने में नानी याद आ गई मुझे, क्योंकि वो लिप मैच करना, या तो मैं कहूँ कि मैं खतरनाक आर्टिस्ट हूँ क्योंकि कई बार हम इतना ये कर जाते हैं नेचुरल सीन को बनाने के लिए कि वो साला वहां पे तो कर दिया हमने, लेकिन उस पर जब मैच करने जाते हैं ना तो हमारे डायरेक्टर साहब हंस रहे थे, नहीं करो 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 तो ये होता है। तो उसमें तो क्या है कि हम पढ़ते हैं, भाषा का ज्ञान है, फ्लुएंसी होनी चाहिए, भाषा में रवानी है ना, तो आपको क्या घटा दिया बढ़ा दिया उसमें इतनी दिक्कत नहीं होती है। बाकी फिर सुर और ताल की भी समझ है, और अब थिएटर वगैरह करते करते इमोशंस की भी हमें समझ आ गई है, कहाँ पे गुस्सा करना है, कहाँ पे क्या करना है, तो इसमें ऐसा कुछ खास डिफिकल्टी में नहीं कभी ऐसा सामना किया। आपकी मातृभाषा हरियाणवी है, ठेठ हरियाणा। हाँ, तो शुद्ध हिंदी में आना वो कहाँ से सीखा आपने? जी देखिए, बहुत अच्छा सवाल है ये। मैं आज देखता हूँ कि हमारे यूपी, बिहार, हिमाचल, गुजरात का अलग, वहाँ साही पिंकेश, जिग्नेश, गणेश, तो हमारे उधर भी जैसे नॉर्थ में जाते जाएंगे वो इंद्र नहीं बोले, इंदर, महेंद्र नहीं महेंदर, उर, और या मैं बच्चों से करा दो साइकिल रैली, लॉरी रैली, तो तो बोलने बात है लोरी, सॉरी, सो सॉरी भाई, सो सॉरी, बल्कि सो को 100 कर देंगे, 100 सॉरी, 100 सॉरी सो ये बड़ी दिक्कत हुई थी शुरू में। मुझे याद है मैं थिएटर में हमारे जो सीनियर थे, दर्पण मिश्रा जी थे, उनसे काफ़ी सीखा मैंने। तो उनका भी ये कहना था कि उन्होंने मुझे सलाह दी थी कि किसी आप मुस्लिम भाषी जो मुस्लिम हैं, जो उर्दू भाषा का ज्ञान है जिन्हें, उनके साथ रहेंगे तो काफ़ी आपको आप सुधार करेंगे। तो उन दिनों इमरान हमारे एक दोस्त हैं, तो उनके साथ बात करो। और बड़ी अच्छी उन्होंने बताई कि घर वालों से कम कर दो थोड़ी बात, क्योंकि क्या ठेठ हरियाणा में बात करते रहेंगे वो टच, वो क्योंकि आप इंग्लिश के बीच में तो इंग्लिश सीखेंगे ना, जिस भाषा के बीच में आप रहेंगे माहौल में। सो ये वाकई बहुत डिफिकल्ट रहा, लेकिन धीरे धीरे मैंने जो लिस्ट बनाई थी, क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या है, खुद को सुना, रिकॉर्डर में सुना, रिकॉर्ड कर करके सुना, फिल्में देखी, अमिताभ की देखी, ये देखी, सारी जो बढ़िया थी, खुद रिकॉर्ड कर करके सुना कि क्या दिक्कत आ रही है। सो उस पर मैंने काम किया। मुझे याद है शुरू में डबिंग में वो आते थे, मैं डबिंग करने लग गया था, तो उनके जो हमारे जो देखते थे सुपरविजन वाले, वो बोलते थे, भाई युद्धवीर आपकी पीछे से एक नोट आया कि आपका ना यूपी का टच आ रहा है, तो उस पर थोड़ा काम करे। तो मैं हंस रहा था, मैंने कहा यूपी, इन्हें ये लगता है कि कोई भी अगर टच आ रहा था यूपी का आ रहा हो, जबकि वो हरियाणा का टच आ रहा था समझ रहे? सो टच आता है, आज भी हो सकता है मैं बात करते करते बीच में कुछ आता हो झलक, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि बहुत कम कर दिया मैंने वो, क्योंकि मैं डिस्कवरी चैनल के भी बहुत सारी सीरीज कर चुका हूँ, बहुत वॉइस ओवर भी। नादिरा बब्बर जी कह रही थी कि अरे सांपों का प्रोग्राम देख रही थी मैं, सांप हैं अलग अलग किस्म के, ये तो मैंने कहा बाजी वो मेरी ही आवाज़ थी, वो जो आप देख रही थी पूरी, जो सांपों के बारे में पूरा बताया, पूरा मेन वॉइस ओवर मेरी आवाज़ में था। अब मुझे लगता है मैंने काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया शायद, अब वो इतना टच नहीं आता, लेकिन बहुत मुश्किल होता है वो खुद को वो पता लगाना, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि क्या बचपन से आप सुन रहे हैं, कान आपके पास है यहाँ पे, तो इतनी आदत पड़ जाती है आपको नहीं पता चलता। आपको रिकॉर्ड करके जब सुनेंगे ना, ओ अच्छा 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 अच्छा, या दूसरे आपको बताएंगे, तो आपको किसी के सामने बैठना पड़ेगा जो आपको करेक्ट कर सके। सो इसमें काफ़ी मुश्किलें आई, सामना किया मैंने, लेकिन मैं लगा रहना पड़ता है। जब फैसला कर लिया हो ऊंची उड़ान का, फिर फिजूल है देखना कद आसमान का। यूपी हो या पंजाब हो या हरियाणा हो, यहाँ से आने वाले तमाम कलाकारों की शिकायत है कि उन्हें यहाँ आके हिकारत की नज़र से देखा जाता रहा है, क्योंकि हमें अंग्रेजी अच्छी नहीं आ रही थी। जी। क्या इस ढंग की चीज़ें आपके साथ भी हुई? ये मैं मानता हूँ कि ये ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब आप अपने काम में माहिर हो जाते हैं ना, फिर आपको शर्माने की ज़रूरत नहीं। जैसे मैं अपनी बात करूँ, खुद मैं बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाता हूँ, बहुत फ्लुएंटली नहीं बात कर सकता हूँ, बहुत ज़्यादा भी, लेकिन मैंने ये देखा कि ये मेरे काम में कहाँ रुकावट आ रही है। जैसे मैं आपको बता दूँ, मैंने शुरुआत में मुझे एक मेन लीड डबिंग की फिल्म मिल गई, अब हीरो की मिल गई, हिंदी चल रही है, बढ़िया चल रही है, बीच में 2 अल्फाज ऐसे आ गए, रेस्टोरेंट में बैठा हूँ, मैं कहता हूँ हेलो एक बर्गर और एक सैंडविच दे दो। अब वो दिक्कत हो गई, अब बर्गर नहीं होता ये, अब सैंडविच भी नहीं होता ये, सैंडविच कर रहे थे। तो उन दिनों जो शुरुआत में मैंने कहा क्या हो गया, तो उन्होंने 2-3 बार और ट्राई किया, फिर वो, लेकिन उन्होंने कहा सॉरी युद्धवीर, ये तो थोड़ा सा आपकी इंग्लिश का वो प्रोनाउंसिएशन जो हम बोलते हैं। तो मैंने कहा यार ये तो दिक्कत हो गई, वो फिल्म मेरे हाथ से छूट गई, जबकि मैं अच्छी आवाज़, अच्छी परफॉर्मेंस और बढ़िया परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं आवाज़ वगैरह मैच कर रहा हूँ, सब चीज़ें बोल रहा हूँ, फिर क्या ऐसा क्यों हुआ, लेकिन इंग्लिश खा गई। सो ये देखिए आप, ये कटु सत्य है कि अगर आप जिस भाषा में काम करना चाहते हैं, अगर वो भाषा नहीं आएगी तो फिर तो दिक्कत है।
लेकिन आप ये देखिए कि कितनी जरूरत है उसकी। तो मैंने वो पहचानी जरूरत, तो मैंने तुरंत, हमारे थिएटर वगैरह में थी एक प्रेरणा नाम है उनका, वो कहीं इंग्लिश वगैरह सिखाती थी प्रॉपर, जो ये कॉल सेंटर वालों को जो तैयार करते हैं, विप्रो हो गया, ये हो गया, अलग अलग, तो उसमें वो करती थी। तो उन्होंने सुना, हमें लगता है कि नहीं सही बोल रहे हैं, लेकिन नहीं, हम गलत बोल रहे होते हैं। सो उसमें मैंने फिर उन दिनों में देखिए मैं पैसे कमाता था, लेकिन वो काफी महंगा कोर्स था, लेकिन मैंने थोड़ा जो भी कमाता इसमें उसमें लगाया। फिर मैंने कहा नहीं, खुद को सुधारो, खुद को सुधारो। हमारे सीनियर्स ने मेरे को याद, उन्होंने कहा था कि बेटा करते तो रहोगे, काम मिलता रहेगा, लेकिन एक लाइन है, इस लाइन के इस तरफ रह जाओगे, उस तरफ नहीं जा पाओगे कभी। तो मैंने आज मैं किसी भी इंग्लिश शब्द की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन में कर सकता हूं, इतना मुझे पूरा ज्ञान है। मैंने वो पूरा फोनेटिक्स सीखे, सिलेबल्स होते हैं, कहाँ स्ट्रेस है, क्या है, तो मैंने उसमें दक्षता हासिल कर ली। आज मैं इतना हो गया हूं कि कहीं लिखा हुआ मेरे डायलॉग में अगर कोई इंग्लिश वर्ड आएगा तो मैं उसको सही प्रोनाउंस करूंगा। सो उससे फिर मैंने बहुत पैसे कमाए। फिर मैं बालाजी में, जैसे मैं बताता हूँ कि शुरू में ये आता है ना, पिछले एपिसोड में आपने देखा ये हुआ है, अब मत देखिए, आप देखिए, उस तरीके के जो आते हैं, या टीवी सीरियल्स में आते हैं कितने। सो वो मैं करने लगा, उसमें 4 लाइनें बोल के 2-2 हज़ार रुपये मिल रहे थे। सो पट फिर खूब पैसा कमाया। लेकिन शुरुआत में मैं कहना चाहूँगा अपने ऊपर ही लगाइए। बड़े अच्छी एक बात कही थी कि 40, 42, 45 साल तक खुद के ऊपर लगाओ, खुद पर इन्वेस्ट करो, खुद को सुधारते रहो। कहाँ क्या कमी आ रही है उसमें नहीं झिझकना चाहिए। तो मैंने उस पर पूरी मेहनत की, लेकिन शर्माना बिल्कुल नहीं चाहिए। आपको अगर आपको लग रहा है कि नहीं इसकी जरूरत नहीं है, अगर जरूरत है तो फिर जरूर शर्मानी चाहिए, मैं कहूँगा। अगर आपको लग रहा है कि आपके काम में बाधक है ये भाषा का ना आना, तो आप तो शर्मानी चाहिए, क्योंकि फिर तो दिक्कत होगी ना, आपको जो काम में आए वही नहीं कर पाओगे तो फिर दिक्कत है। लेकिन हाँ, अगर आपको अपना काम आता है, जैसे मैं हिंदी में बात करूँ भी, क्या दिक्कत है, बाहर वाले लोग अपने ट्रांसलेटर्स लेके आते हैं ना, वो थोड़ी शर्माते हैं, कोई रशियन हो, ये हो गया, वो थोड़ी। तो आपको धड़ल्ले से कुछ करना चाहिए। इससे आपका हुनर पे, आप कैसे इंसान है, या आपको कितनी बुद्धि का विकास हुआ है कि नहीं, इस चीज से ये बिल्कुल साबित नहीं होता कि आप अंग्रेजी बोल पा रहे हैं कि नहीं। आप जब चले थे बम्बई, तो आपका लक्ष्य था कि अभिनेता बनना है जी। यहाँ तो आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनकर रह गए। क्या लगता है आपको, खराब नहीं लगता, ये अच्छा लगता है, क्या होता है जी? या आपको लगता है कि आप पैसा कमा रहे इसलिए सही है? नहीं, मैं आपको इस बात का मैं जवाब देना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि मैं एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन के रह गया। मैं आज भी मेरा लक्ष्य था अभिनय करना, एक्टिंग करना। हीरो बनना भी नहीं था, एक्टिंग करना मुझे मजा आता था। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 3 या 4 ग्रुप के साथ मैं कंटिन्यूसली एक्टिंग कर रहा हूँ। ये साथ में कर रहा हूँ वॉइसिंग, क्योंकि इस शहर में टिकना पड़ेगा। हमारा कोई गॉडफादर नहीं है सर, हमें खुद टिकना है। और थिएटर में पैसा होता नहीं है, मानते हैं आप? ये हिंदी थिएटर में पैसा नहीं है, लेकिन आपको मजा आता है। तो मैंने मुख्तलिफ किस्म के बहुत अलग अलग किरदार निभाए हैं, और माइक के सामने भी हम परफॉर्म ही कर रहे होते हैं, बल्कि और मुश्किल होता है। हाँ, अगर मैं कहीं ये फील्ड छोड़ के कहीं पेट्रोल भर रहा होता, या मैं कहीं मैकडॉनल्ड में अपना सैंडविच या बर्गर बेच रहा होता, तो जरूर मुझे लगता कि नहीं, गड़बड़ हो गया। लेकिन ये मैं जी रहा हूँ हर किरदार, और रोज मैं, वो तो एक ही किरदार जीते हैं एक्टिंग वाले, मैं खुद वो एक्टर ही हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे अलग अलग किस्म की, और इससे मुझे लगता है ये अच्छा भी हुआ है। इससे मेरी एक्टिंग में सुधार हुआ है, मेरी रवानी बढ़ी है, मैं और महीन काम, आज मैं गारंटी देता हूँ मेरे साथ जो जितने कलाकार और लोग काम करते हैं, मैं उनकी सैकड़ों कमियां ढूंढ के उन्हें बता सकता हूँ, जो कि बहुत बारीक है। भले वो प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड हो, या इंटोनेशन से रिलेटेड हो, या पॉज या स्ट्रेसेस से रिलेटेड हो। सो इस काम ने मेरा सुधार किया है, मेरा सहयोग किया है, मेरा साथ दिया है उसने। उससे मैं बिल्कुल कोई भी हीन नहीं, और मेरे को गर्व है अपनी डबिंग फील्ड पे भी। अब डबिंग इंडस्ट्री ने मुझे इतने साल संभाला है, और ये मेरे को बिल्कुल ऐसा कभी नहीं लगा। और इसके साथ साथ मैं करता रहा हूँ ना, और मैंने बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स की हैं। मैंने अभी फिर दुबई में मेरा सिलेक्शन हुआ, विस्क्राफ्ट कंपनी का मेन शहंशाह के रोल में मेरा हुआ। बॉलीवुड पार्क्स दुबई में ये एक है, जाने जिगर, विस्क्राफ्ट कंपनी ने बनाया है, तो उसमें मैंने ऑलमोस्ट सारे रोल किए। सो साथ साथ मेरा अभिनय भी चल ही रहा है, तो माइक पे भी अभिनय है, ये भी अभिनय है। और मैंने काफ़ी शॉर्ट फिल्म्स वगैरह की, ऐड की, मैं 12-15 ऐड कर चुका हूँ, और अभी ये फिल्म मिली। कौन कौन से एड्स की हैं? एड्स मैंने काफ़ी, अपना डोमिनोज की एक ऐड की है, हीरो के लिए, हीरो जो मोटरसाइकिल ऐड की है, बजाज के लिए मैंने ऐड की है, प्राण लीची ड्रिंक, एक जो सारी जो एशियन कंट्रीज हैं, पाकिस्तान वगैरह में एक प्राण लीची ड्रिंक काफ़ी फेमस है, उसके वो मैं बांग्लादेश में ढाका में शूट किया था, उसके लिए ये किया है। हेवर्ड्स 5000 बियर की जो एक ऐड है, उन्होंने उसकी एक ऐड बनाई थी, वो की है।
अभी नाम याद नहीं आ रहे मैंने, तो मतलब काफ़ी अलग अलग किस्म की मैंने एड्स वगैरह भी की हैं और ये सारी चीज़ें मैं करता रहा हूँ। और बल्कि मैं खुशनसीब हूँ, मुझे इतना अलग अलग प्लेटफॉर्म पे काम करने का मौका मिला। मेरे रेडियो स्पॉट्स बहुत किए हैं, गाना.com वगैरह मैं आपको दूंगा, भेजूंगा, वो भी आप देखिएगा। सो रेडियो के लिए, टीवी वीवी के लिए, ये सब वॉइसिंग डबिंग वगैरह ये सारी चीज़ें की हैं। स्टेज पे इतना 9 शोज़ थे मेरे, अभी 2-4 महीने पहले पृथ्वी थिएटर में 9 शो अलग अलग ग्रुप्स के साथ, और साथ साथ फिल्म का पूरा मौका मिला है। 2003 से 23-20 साल हो गए, एक फिल्म के लिए 20 साल लग गए आपको। हाँ, क्या क्या आपका ध्यान वहाँ नहीं था कि मुझे फिल्मों में काम करना है, या क्या था? जबकि बम्बई आने के मकसद हर कलाकार का होता है फिल्म में हीरो बनना। हाँ, ये मैं कहीं ना कहीं कह सकता हूँ कि एक तो देखिए क्या है कि एक तो आपके पास खूब सारा पैसा है, घर से पूरा आपका साथ है, आप पूरा विकास कर रहे हैं, आपकी बॉडी के लिए भी पैसा है, प्रोटीन वगैरह आप खा रहे हैं, साथ में आपकी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वो उसके लिए भी पैसे मिल रहे हैं, आप घुड़सवारी भी कर रहे हैं, या तो अथाह पैसा हो। लेकिन जब आपको खुद एक 19 साल की उम्र में एक बच्चा आया है और वो खुद ही सब कुछ कर रहा है, समझ रहे हैं आप, खुद ही धीरे धीरे करके विकास होता है, और टिकना भी है उसे। उसके लिए अगर वो डबिंग और ये सब कहीं हम देखते हैं, राइटिंग या कुछ और लोग पकड़ लेते हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। और हाँ, ये मैं मानता हूँ कि 20 साल का अरसा लग गया है, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल इसमें कुछ भी ऐसा मुझे नहीं लगता कि, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अभिनय करना था मुझे, ये तो भगवान का वो शुक्रगुजार हूँ कि ये मेन रोल मिल गया, हो सकता है कोई दूसरा रोल मिलता है। तो मेरा बस ये था कि मुझे आज मैं किसी ऑफिस में बैठ के बाबूगिरी नहीं कर रहा हूँ या वो सब नहीं, जो मेरे को काम जो अच्छा लगता है। देखिए, अगर आप काम अच्छा करेंगे, जो पसंद होगा आपको, तो मजा आएगा, तो आप अच्छा करेंगे तो उसमें फिर आप पैसा भी कमाएंगे और नाम भी होगा आपका। तो मुझे बस ये था कि अभिनय करना है, और ये मैं माइक के सामने कर रहा हूँ, भले मैं रेडियो पे कर रहा हूँ, बड़े स्टेज पे कर रहा हूँ, या फिल्म में कैमरे के सामने कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मैं कर रहा हूँ। तो पहली फिल्म वहाँ तक किस्मत कैसे मिली? वोटा किस्मत हमारा एक साथी हैं भरत झा, वो कास्टिंग भी करते हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्मों की उन्होंने कास्टिंग की है और हमारे साथ थिएटर से भी जुड़े रहे हैं। उन्होंने मुझे इस फिल्म के लिए कहा कि मैं एक फिल्म का नरेशन सुना है मैंने, और वो फिल्म का नरेशन, वो कहानी सुनते हुए मुझे तू ही नज़र आ रहा था कि इस तरीके से डिवोर्स और ये सारी चीज़ें, और मस्ती खोर है वो, या थोड़ा सा यूँ है, जो भी उसने पूरी कहानी सुनी, उसके हालात सुने, तो बोले कि तू दिखाई दे रहा था मुझे कि तू अच्छा करेगा ये, तो मैं तुझे मिलवाना चाहता हूँ अपने मोहन आज़ाद जी से। तो उन्होंने मेरी मीटिंग फिक्स करवाई, और मोहन जी के शब्द थे, अरे वाह अच्छे खूबसूरत लड़के हो। मैंने कहा अरे अब तो ऐसे हो जाता, तारीफ वारीफ करता था, ऐसे बड़ा वो लगता क्या यार। खैर, तो उन्होंने मुझे पूरी फिल्म की ये कहानी सुनाई और मुझे बहुत पसंद आई, बहुत अच्छी लगी। फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद उन्होंने मुझे बुलाया कि हम इसका ऑडिशन करना चाहेंगे। मैं कहा ठीक है सर, बताइए कहाँ है। तो एक मलाड में मुझे बुलाया गया और 3 सीन मुझसे करवाए गए इस फिल्म के, अलग अलग इमोशन के, अलग अलग सिचुएशन के। वो मैंने तीनों अच्छे से करने की कोशिश की और अच्छे हुए। वो पता चल जाता, देख के वो खुश थे कि नहीं अच्छा कर रहे हो, जो भी बोल रहे हो, स्क्रिप्ट भूल जाओ, तुम जो कर रहे हो यही हम स्क्रिप्ट में लिख लेंगे, तुम अच्छा बोल रहे हो। तो उसमें फिर उन्होंने मुझे उसी वक्त फाइनल कर दिया, मतलब कि आप ही कर रहे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी। आपके अनुसार ये फिल्म है क्या? ये बहुत ही प्यारी फिल्म है, बहुत ही ईमानदारी से बनाई गई, और बहुत ही इसकी जो कहानी है वो बहुत कमाल की लगती है मुझे, और हम सबसे जुड़ी हुई है। बहुत लोग इससे रिलेट करेंगे, क्योंकि क्या है, ये उस भोले वाले इंसान चंदू की कहानी है जो जीवन में बहुत कुछ करना चाहता है, पाना चाहता है, लेकिन दिक्कतें आ जाती हैं, बाधाएं आ जाती हैं, या हम इसमें कहें कि जब किस्मत खराब होती है तो ऊंट पे बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। लेकिन जब, क्योंकि उस वक्त किस्मत आपकी खराब है, आप सोने को भी हाथ लगाएंगे वो साला पत्थर बन जाता है, लोहा बन जाएगा, जिस काम में हाथ डालेंगे वो घाटा होने लगेगा। तो उस तरीके के वो उस दौर से उस संघर्ष कर रहा है अपनी लाइफ का। लेकिन जब आपकी किस्मत पलटती है तो पत्थर को भी आप हाथ लगाएंगे वो सोना बन जाता है। तो वो जो किस्मत पलटी है उसकी, तो फिर वो कैसे क्या क्या करता है, लेकिन वो एक अच्छा और सच्चा इंसान है, वो बड़ों की इज्जत करता है, वो बहुत ही सभ्य है, कल्चर्ड बंदा है, अदर सेंटर्ड है, सेल्फ सेंटर्ड नहीं है, दूसरों के बारे में पहले सोचता है वो। तो बहुत ही प्यारा शख्स है और मैंने उससे बहुत रिलेट किया और मैंने कहा हाँ, हम सभी में चंदू और मैं हूँ चंदू। तो किस्मत का, वक्त की, देखिए वक्त का खेल है सब, मुझे लगता है डटे रहना चाहिए, बस आपको डटे रहना पड़ता है, नेवर गिव अप। जब आप चंदू का किरदार निभा रहे थे, क्या किसी सीन में आपको अपनी निजी जिंदगी का कोई वाकया याद आ रहा है? निजी जिंदगी के
बिल्कुल ऐसा अभी ऐसा कुछ खास पर्टिकुलर तो नहीं आ रहा है, लेकिन थ्रू आउट ऐसे लगता ही है कि हाँ वही जद्दोजहद हम जो जूझते हैं, स्ट्रगल करते हैं और सपने अचीव करना चाहते हैं लेकिन वो नहीं पा पाते हैं, तो यही है, ऐसा कुछ खास तो नहीं है। लंबा समय हो गया, 20 साल हो गए थिएटर करते करते। ये पहली फिल्म थी। फिल्म की शूटिंग के समय एक्ट करना और थिएटर में एक्ट करने में आपने क्या फ़र्क महसूस किया? देखिए मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ऐसे फ़र्क होता नहीं है, ये एक्टर के ऊपर ही है। आप कितना एक्टर, कितने साल आप दे चुके हैं, कितनी समझ आपने पैदा कर ली है, क्योंकि आपको पता है कि भाई ये सुर थोड़ा नीचे कर लीजिए, जो हम हाथ बड़े बड़े करके बोल रहे हैं वो कम कर लीजिए। और पृथ्वी थिएटर में आपको बताना चाहूँगा, आज टीवी में या पर्दे के सामने एक्टिंग करने में और पृथ्वी थिएटर में कोई खास फ़र्क है नहीं। इतने अच्छे अकॉस्टिक हैं उसके, आप सांस भी लेते हैं तो वो सुनाई देता है। तो इतना खास मुझे नहीं लगा, ना ज़्यादा मुश्किल हुई, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाउड होना, अगर और ऐसे होते भी हैं तो हमें हमारे डायरेक्टर द्वारा बता दिया जाता है कि अगर हम लाउड जाते हैं तो लेकिन मुझे कोई ख़ास दिक्कत नहीं हुई इसमें, क्योंकि मुझे लगता है कि जो इतना मैंने समय दिया है, इतना अरसा हो गया है थिएटर करते हुए, तो इतनी समझ हो जानी चाहिए। बाकी हमारे स्टूडेंट्स भी पूछते हैं क्या फ़र्क है, मैंने कहा नहीं, देखिए इमोशंस आपके हैं, उसमें जहाँ आपको पूरा अजर रोना पड़ेगा, इसमें आप ज़रा सा एक महसूस करके एक होंठ भी खोल देंगे, एक आंसू टपक जाएगा तो आपका वो कन्वे हो जाएगा इमोशन। पर वहाँ पे क्योंकि आप 200 लोगों की कैपेसिटी है या 500 लोगों की है, 800 लोग बैठे, तो लास्ट रो वाले ने भी पैसे दे रखे, तो उसके लिए हमें परफॉर्म करना पड़ता है, तो उसके लिए हमें पूरा करना पड़ेगा। अरे तू है, तुझ पर निकल गया यहाँ से, तो पूरा हमें बॉडी दिखाना पड़ेगा, तभी वो वहां तक रिलेट हो पाएगा। क्योंकि उसमें हम ये नहीं कर सकते कि नहीं दफा हो जाए यहाँ से, आउट। इसमें इतना ही बोलना जरूरी है कि बस आउट, इतना ही बोल दिया, पर हम थिएटर में नहीं कर सकते। तो इतनी होती हैं मुश्किलें, होती होंगी, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन आपको इस समझ पैदा करनी पड़ेगी कि किस सुर का आप इस्तेमाल करेंगे और क्या वॉल्यूम आपकी रहनी चाहिए जब आप कैमरे के सामने हैं और जब आप स्टेज पर हैं। कुछ लोगों की राय है कि हर फिल्म कलाकार को जो फिल्मों में लगातार काम कर रहे हैं उनको कम से कम 2 साल के बाद 3 महीने का ब्रेक लेके थिएटर करना चाहिए। आपकी क्या राय है? बिल्कुल, अगर मैंने तो खैर ये बात पहली बार सुनी है अभी आपके मुंह से, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है। बिल्कुल, क्योंकि क्या है वहाँ पर थिएटर में क्या है, हम एक जो भी जीवन जीते हैं तो पूरा शुरू से आखिर तक उस कहानी, उस किरदार को जीते हैं, शुरू से आखिर तक आप वो जिया, ऐसा लगता है कि हाँ आपने ही जिया, आप ये कैरेक्टर है। जबकि फिल्म में हम तोड़ तोड़ के करते हैं, पता चले आखिरी वाला सीन पहले कर रहे हैं, फिर कहीं का कहीं, कहीं का कहीं, कहीं का कहीं, वो भी एक डिफिकल्ट टास्क होता है, मुश्किल होता है। लेकिन अगर ऐसा है तो ये अच्छी बात है, जब आप पूरा लाइव जब आप स्टेज पर करते हैं और रियल आपको पूरा ऐसे ऑडियंस के सामने आप कर रहे हो, तो उसका एक अलग फन है और सारे एक्टर्स आपके आसपास उस वक्त होते हैं। जबकि हम फिल्म की जब शूट करते हैं तो उसमें हो सकता है सामने एक चिटकनी लगा रखी हो या एक घंटी टांग देंगे कि ये आपकी माँ है भाई, इसको देख के रो, या ये एक पेन टांग देंगे कि ये आपकी महबूबा है, इससे आपको रोमांस करना है। तो थिएटर में वैसा नहीं है, आपके साथ आपका आर्टिस्ट होता है, आपके सारे कलाकार को एक्टर्स साथ में, तो आप पूरा करते हैं और पूरा थ्रू आउट शुरू से आखिर तक अपने किरदार को जीते हैं। तो एक बहुत अच्छी बात है और थिएटर करके एक अलग आनंद का एहसास होता है। हम जब पूरा लास्ट में जब कर्टन कॉल होती है, हम खड़े होते हैं, ऑडियंस सामने बैठ के तालियां बजा रही होती है, तो एक अलग उस वक्त जो एहसास है बहुत खूबसूरत होता है वो। हिंदी रंगमंच पर पैसे कम हैं, जबकि गुजराती हो या मराठी हो, वहाँ कलाकार सिर्फ थिएटर करके भी ज़िंदगी जी लेता है। अच्छी, ये फ़र्क क्यों आया या क्यों हो रहा है? ये फ़र्क मुझे लगता है कि आजकल हिंदी चीज़ में, देखिए मनोरंजन का साधन सब ढूंढ रहे हैं। आपके जो स्ट्रेसफुल लाइफ है उससे आपको अलग कुछ टाइम कोई किसी चीज़ में देख के जहाँ आप हंस बोल सकें, जहाँ पे थोड़ा सा आपको स्ट्रेस, अपनी ज़िंदगी भुला के किसी और कहानी में खो जाए। सो थिएटर में मुझे लगता है क्योंकि हिंदी में अब इतनी फिल्म्स हैं, इतनी फिल्में बन रही हैं, इतने सीरियल, इतने देखिए आप दिन भर सीरियल चलते रहते हैं अलग अलग उस पर। अब तो देखिए अब वेब सीरीज़ इतनी शुरू हो गई, तो मुझे ये लगता है कि जो हिंदी दर्शक हैं उनको उनका कोटा पूरा हो रहा है, वो दिन भर सीरियल देखते हैं, फिल्में भी देख लेते हैं हिंदी की, तो फिर वो थिएटर की तरफ थोड़ा सा उनका वो रुझान वो हो जाता है। जबकि मराठी में और गुजराती में इतनी फिल्में नहीं बनती हैं, उनका वो जो कमी है वो थिएटर ही पूरी कर रहा है। इंग्लिश भी फिल्में भी कम बनती हैं यहाँ पे हमारे भारत में, लेकिन सबसे ज़्यादा हिंदी, देखिए आप कमाल की हिंदी, इतनी सारी फिल्में, 99% ऑफ वर्क इज़ डन इन हिंदी। सारी थिएटर देख लीजिए, अपना सीरियल्स देख लीजिए, फिल्में देख लीजिए। तो मुझे लगता है यही एक रीज़न है कि अगर यही कमी हो जाए तो अलग अलग हम कहानियाँ करेंगे तो उसका वो हो जाएगा। फिर अच्छे अच्छे राइटर्स मुझे लगता है और अच्छे अलग अलग सब्जेक्ट्स उठाने चाहिए। ये बड़ी मुश्किल हो जाती है, हम लोग
नई कहानी या एक नए हमें नई स्टोरीज का बड़ा नए राइटर्स प्ले राइट्स जो हैं वो और थोड़े उभर के आएँ और निकलें, तो नई कहानियाँ मिलें हमें। आपको नहीं लगता एक फर्क भी है, हिंदी में थिएटर का वो कल्चर नहीं है जो मराठी और गुजराती में है। जी 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 जी। मैंने एक्चुअली पर्सनली मैंने मराठी नाटक नहीं देखा एक्चुअली। अच्छा। लेकिन ये सुनने में आया, हमारे जैसे सीनियर्स बताते थे कि भाई सुबह 5 बजे भी शो होता है या हाँ। 7 बजे, क्योंकि वो मिल में से जो लोग निकलेंगे तो उनको वो नाटक देख के ही जाते हैं। तो एक उनका एक अलग फेस्टिवल, पूरे परिवार के साथ प्रोग्राम और बनाते हैं वो लोग, वो जाते हैं, तो ऑफकोर्स उनका वो एक अलग वो चला हुआ है, जो कि वो चला ही जा रहा है ना, उनका वो अच्छा है, वो चल रहा था उससे। जबकि हिंदी में अब वही बात है ना कि अब मैंने बताया, इतनी सारे सीरियल्स, इतनी वेब सीरीज, इतनी फिल्में, जो कि उन भाषाओं में कम काम हो रहा है, इसलिए वो थिएटर में ज्यादा ऑडियंस पहुंचती है। या एक वजह ये भी हो सकती है कि हिंदी के कलाकार ने, थिएटर के कलाकार ने थिएटर को हमेशा स्टेपिंग स्टोन की तरह लिया कि फिल्मों में जाने का रास्ता है या टीवी सीरियल में जाने का रास्ता है। बिल्कुल, ये भी कह सकते हैं कि काफी जो युवा आते हैं वो थिएटर वगैरह करते हैं, जहाँ थोड़ा सा एस्टेब्लिश हो जाते हैं, फिर वो फिल्म्स वगैरह में प्रवेश कर जाते हैं। तो ये बिल्कुल बहुत सही वजह है ये भी आपकी, कि इसलिए शायद वो उतना विकास नहीं हो पाया उसका। आजकल क्या क्या बजाते हैं, जैसे सितार है या गिटार है, क्या क्या बजाते हैं, और म्यूजिक वीडियोस भी आप कुछ बना रहे हैं, कैसे उसकी तरफ झुकाव हो गया है? मैं एक्चुअली गाने का मुझे बड़ा शौक है, तो बहुत अच्छा तो नहीं गा पाता हूँ मैं, मतलब मैंने सीखा नहीं है कि कहीं क्लासिकल सिंगर या ऐसे सिंगिंग का कोई कोर्स किया हो, ऐसा नहीं। मैंने बस वही सितार में बजाता था, और गाना वगैरह ऐसे शौकिया तौर पे हम गुनगुना लेते। तो मुझे यही लगा कि ऐसे स्टूडियो में जाके प्रॉपरली एक रिकॉर्ड करते हैं गाना। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, मैंने 5-6 शायद गाने गाए हैं, तो आप सुनिएगा तो आपको पसंद आएंगे। तो ये है। बाकी मैंने पहले सितार बजाता था, वो पीछे छूट गया क्योंकि मैंने ये पूरी अलग फील्ड में आ गया मैं। फिर और क्या, जब थिएटर है क्या है कि उसमें सारी कलाओं का समावेश हो, नाचना, गाना, वहाँ पे म्यूजिक भी है, संगीत भी है, नृत्य भी है, फिर आप फाइट भी कर रहे हैं, फिर आप पीछे सेट वगैरह लगा दो, आर्ट, वहाँ पे सारी आपकी चीज़ें पूरी हो जाती हैं, लाइटिंग वाइटिंग, तो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। सो टच में आप रहते ही रहते हैं। तो इस तरह फिर मैंने गिटार यूट्यूब से ही गिटार के कुछ खुद ही सीखा। तो पैशन चाहिए, मेन है कि आप कितना पाना चाहते हैं। तो उस तरीके से फिर मैंने जैसे भी ये जगलिंग वगैरह भी करने की कोशिश की, तो जगलिंग भी मैंने कर ली। फिर अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे मैंने वीडियो डाली हुई है उस पर इंस्टा पे कि 5-6 ग्लास लेके उसमें पानी डाला, कांच का ग्लास, पानी और चम्मच, उससे मैंने ओम भूर्भुवः स्वः बजा दिया। तो इस तरीके से तो मैंने खुद से, मैंने इस जन्म में ये किया हुआ वादा कि मैं 100 चीज़ें सीखूंगा, 100 ऐसी चीज़ें जो हर कोई ना कर पाता हो। मतलब उसमें सिंपल भी है, खाना बनाना भी है, मैं अच्छा खाना बनाता हूँ, साइकिल चलाता हूँ, ये भी एक आर्ट है ना, एक विधा है, कार चलाता हूँ, बाइक चलाता हूँ। तो इस तरीके से मैंने जगलिंग कर लेता हूँ अलग अलग किस्म से, या पिलो ऐसे घुमा लेता हूँ मैं। तो मैंने ऐसे खुद से अलग अलग लिस्ट बनाई, रूबिक क्यूब जो होता है वो सॉल्व, तो मैं 64 पे पहुँच गया हूँ। तो इस जन्म में मैंने 100 चीज़ें करनी है। अभी मेरा अगला है स्लैक लाइनिंग, जो रस्सी पे चलते हैं ना, तो जो जुहू बीच पे ऐसे प्रैक्टिस होती, तो मैं अभी जा नहीं पा रहा हूँ वक्त की कमी के कारण, लेकिन जल्दी मैं वो शुरू करूँगा और मैं सीखूंगा ज़रूर वो। तो स्लैक लाइनिंग मुझे लगता है कि बैलेंस वगैरह, मैं मेडिटेशन करता हूँ, जैसे सुबह 1 घंटा पौना घंटा ऐसे बैठता हूँ, तो ये भी एक मुझे लगता है एक आम इंसान नहीं बैठ सकता 1 घंटा बिना हिले डुले। तो ये भी वो है, ध्यान का है। तो इस तरीके की मैंने 64 चीज़ें मतलब अपनी लिखी हुई हैं। थोड़ा पेंटिंग वेंटिंग हो गया, गिटार हो गया, इस पे गिटार पे मैं ढोलक भी बजा लेता हूँ। तो उस तरीके की चीज़ें। जो आपने वीडियोस, म्यूजिक वीडियो डाले हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, क्या रिस्पांस मिल रहा है, लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं? लोगों को बहुत पसंद आया वो, जितने भी मैंने देखे थे, अपने साथियों को भेजे तो उन सबको पसंद आया, और काफ़ी आगे शेयर भी करते हैं, और मेरे 1500 सब्सक्राइबर भी हो गए। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, वो मैंने उस पर ज़्यादा सोचा नहीं। ये मेरे ख्याल से 4 साल हो गए हैं, 4 साल पहले की बात है ये। मैंने फिर उस पर ध्यान नहीं दिया, नहीं तो मैं लगातार डालते रहना चाहिए, लेकिन मैं वो लगातार नहीं किया, क्योंकि मेरे को उसमें रस मिला, वो शायद मैंने पूरा किया, और बस फिर मैंने अभी छोड़ दिया उसको वहाँ पे। अभी हो सकता है मैंने भी 2-3 हरियाणवी गाने लिखे हैं, और मैंने खुद ही गाए हैं, उनका म्यूजिक भी बनाया है, वो रिकॉर्ड किए हैं। तो अभी मैं थोड़ा धन आ जाए तो मैं वीडियो बना के फिर डालूंगा उनको। मैंने हिंदी गाने भी लिखे हैं, एक थोड़ा सा ट्रांस म्यूजिक भी लिखा है, तो खुद ही गाया भी है। तो आप फ्यूचर में आप ज़रूर देखेंगे, मैं उनकी वीडियोस बना के डालूंगा। तो आप जो गाने लिखते हैं वो किसी खास विषय को लेके होता है, ऐसी पार्टी वार्टी के? जैसे गाना मैंने अभी हरियाणवी गाना लिखा है, जैसे आप हरियाणा बोलते हैं खाचा, खाचा मतलब कीचड़ मचना, तो भाई पार्टी के भाई हर उसमें वो करना है। तो मैंने उसमें लिखा हुआ है कि जो उस माहौल में जो थोड़ा हिट हो जाए, जिस पे लोग रिलेट करके नाच सकें। तो मैंने लिखा था, मैंने ही गाया था उसे,
अभी मैंने रिलीज नहीं किया वो, लेकिन कुछ धुन सुनाता हूँ थोड़ा सा आपको। कि दो घूंट लाली मन भाई, दो घूंट लाली मन, ईब धरती न कापण दो, रखाचा माचण दो, आज मन नाचण दो, रखाचा माचण दो, आज मन नाचण दो। तो उसमें क्या लोग नाचेंगे, रैप वैप भी डाला है इसमें, तो एक बनाया, मैं आपको सुनाऊंगा। मेरा रहता है कि बहुत ज्यादा अगर गहरी बात हम कह देंगे ना तो ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचेगी, सही बात। मेरा एक मास को लेकर चलिए, एंजॉय कीजिए, क्योंकि उस वक्त तो नाचेंगे गाएंगे तो उसको भुला देना चाहते हैं खुद को। तो इस तरीके के मैंने एक दो और गाने भी लिखे हैं जो युवा पसंद करें, उनको वो जुड़े हैं उससे, तो इस तरीके का। आपने जिक्र किया इंस्टाग्राम का, मतलब आप सोशल मीडिया से भी जुड़े हुए हैं। सोशल मीडिया से क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, और लोगों को सोशल मीडिया पर रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? सोशल मीडिया का मैं एक्चुअली अपनी पर्सनल बताऊं तो मैं इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ इंस्टा पे, क्योंकि अलग अलग रील बना के डालना और ये मतलब मुझे अंदर से नहीं इच्छा होती है ये। लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जो इतनी करोड़ों हमारी जनसंख्या है, आज सबको अपना जो हुनर वो शायद दबाए बैठे थे, तो मोबाइल की वजह से वो निकल के आया, उन्होंने खुद को जाना, वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो जी रहे हैं, खुश हो रहे हैं। तो मुझे लगता है सबको जीने का अधिकार है, और कोई कुछ बना रहा है रील वो बनाइए, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिए कि किसी को ठेस ना पहुंचे, किसी को आप नुकसान ना करें, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। उसके अलावा आप किसी के मनोरंजन के उद्देश्य से कुछ बना रहे हैं तो बनाना चाहिए, और खूब आजकल म्यूजिक उसी में एडिट करते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है इस बात को कि नहीं तो पहले हम क्या यही बस कि हमें कोई मूवी मिलेगी तभी हमें कैमरा फेस करने को मिलता था, लेकिन आज आप बनाइए, इस पर शॉर्ट फिल्म्स बनाइए, तुरंत आपके बना के डाल दीजिए। यूट्यूब आज देखिए दुनिया के सामने है, तो ये अच्छी चीज़ है। इसके अलावा आपके शौक कौन से हैं, क्या उन शौक को पूरा करने का वक्त मिलता है? मेरे जैसे मैंने बताया अभी मैं जो म्यूजिक वीडियो बनाए हुए हैं ये इसका मुझे इच्छा थी, तो वक्त क्या है कि वक्त अभी मेरे अनुसार ही मैं चलाता हूँ, क्योंकि मैं ऐसे कहीं नौकरी वोकरी तो कर नहीं रहा हूँ, मैं फ्रीलांसर हूँ, अपने हिसाब से मैं काम लेता हूँ। मुझे अगर 2 बजे के बाद काम लेना है, डबिंग लेनी है, तो मैं कहता हूँ कि मैं 2 बजे के बाद ही फ्री हूँ, उससे पहले फ्री नहीं हूँ। तो कहते हैं ठीक है आप 2 बजे आ जाइए, क्योंकि मैं उस मुकाम पे पहुँच गया हूँ कि मैं अपने हिसाब से टाइम अपना मैनेज कर सकता हूँ। सुबह जिम जाना, अभी आजकल तो जिम मैंने छोड़ा नहीं, पहले मैं थोड़ा जिम भी करता था, फिर आप मेडिटेशन का भी टाइम निकालता हूँ सुबह में, फिर शाम को मैं अभी आजकल मेरा 3 प्लेस पे काम चल रहा है अभी। अच्छा। 3 नाटक, अभी एक नादिरा जी लिख रही है, नया नाटक लिख लिया है, मतलब उसकी रिहर्सल चल रही है। 3 मार्च को ओपन होगा पृथ्वी थिएटर में। नाम भी बता दें। नाम अभी वो फाइनल अभी नहीं किया है। एक और हमारे स्टूडेंट ही हैं हमारे, उन्होंने एक लिखी है कहानी, वो चाहते थे सर इसमें एक किरदार करें, तो मैंने कहा ठीक है, तो उसकी भी रिहर्सल चल रही है। तो मैं सुबह उठते ही जो भी अपना मेडिटेशन और ये सब एक्सरसाइज और नाश्ता करके वहाँ चला जाता हूँ, उसके बाद वहाँ पे रिहर्सल जाता हूँ, फिर खाना खाता हूँ, फिर उसके बाद दूसरी रिहर्सल पे चला जाता हूँ, उसके बाद फिर शाम को कुछ और उसमें बिजी ये सब चीज़ें रहती हैं, फिर डिनर वगैरह, या फिर दिन में मैं बोलता हूँ कि बिना जो डबिंग आएगी वो दिन में मैं करूँगा उस चीज़ को, या कोई और शॉर्ट फिल्म कोई शूटिंग है तो उस तरीके से मैं अपना टाइम अपने आप मैनेज कर लेता हूँ। बाकी कभी अगर मूवी वगैरह जो मिलती हैं या जो थिएटर इस तरीके के जो काम होता है, मैं डबिंग में पहले बोल देता हूँ कि भाई मैं इस 1 महीना या इस 25 दिन, इन 25 दिनों में अवेलेबल नहीं हूँ, तो वो पहले स्क्रिप्ट मंगवा के मेरी लाइनें वगैरह करवा के हम पहले निपटा लेते हैं, और वहाँ से फिर मैं मूवी करके फिर आ जाता हूँ, फिर वापस शुरू कर देते हैं। 10 दिन जैसे भी मैं विपश्यना में रहा था, मैं पूरा बिना फ़ोन के, बिना बोलचाल, एकदम आर्य मौन, तो बड़ा अच्छा आनंद आया उसमें। उसके बाद फिर आगे फिर शुरुआत कर दी। विपश्यना के आने के बाद क्या फ़र्क महसूस किया आपने? फिर विपश्यना देखिए, खुद को देखना, मैं मेडिटेशन में हूँ, 7 साल हो गए मुझे क्रिया योग फॉलो करते हुए। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, परमहंस योगानंद जी की रखी हुई है किताब, तो ये मैंने पढ़ी थी जब मैं दुबई में था, तो इसने मेरी काफ़ी एक तरह से लाइफ ही बदल दी। अलग सोचने का नज़रिया, हमारे जीवन का उद्देश्य, हमारा जो मानव देह हमें मिली है, ये सिर्फ ऐसे कंकड़ पत्थर जोड़ के और ऐसी हाँ ही हूँ करके और यही रोज़मर्रा की दिक्कतों का सामना करके मर जाना नहीं है। हमें इस शरीर में हमारे बहुत असीम शक्तियाँ हैं, हमें वो भी जाननी चाहिए। जो मैं फ़र्क महसूस करता हूँ, तो मैं 2017 से ध्यान लगाता हूँ। शायद ही कोई ऐसा दिन बीता हो जिस दिन मैंने ध्यान ना लगाया हो सकता है कभी बहुत ज़रूरत कुछ ऐसा फंस गया हो तो अलग बात है, नहीं तो मैं एक टाइम ज़रूर ध्यान लगाता हूँ, सुबह या शाम। तो इससे आपके जीवन में आप सबसे बड़ी बात है खुद को जानते हैं आप, और
पूरा दिन आप लाइट महसूस करते हैं, एक पंख की तरह महसूस करते हैं, एंग्जाइटी छूट जाती है, गुस्सा आना कम हो जाता है, आपकी कंसंट्रेशन जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है, आप अपने काम को अच्छे से कर पाते हैं, लोग आपसे प्रेम करने लगते हैं, आप नर्म हो जाते हैं। अब मैं जाता हूँ सड़क पे, वो सब मुझे भाई बंधु लगते हैं अपने। आपका व्यवहार बदलता है, स्वभाव बदलता है, चेहरे पे एक स्माइल वगैरह रहती है, इस तरीके। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। गौतम बुद्ध ने यही कहा था कि भाई, उनसे पूछा कि क्या पाया आपने, बोला क्या पाया नहीं, ये क्या खोया वो सुनिए, कि मैं मृत्यु का डर खो गया, गुस्सा खो दिया, एंग्जाइटी खो दी। तो ये सब पीड़ाएं, दुख, वो सब तकलीफें, क्योंकि सब इधर है। आपको जो दुख लग रहा है वो और किसी के लिए वो सुख की बात है। वो हमें लगेगा अरे साइकिल चला रहे हैं दुख है, नहीं, किसी के पास वो नहीं है, अगर वो उसे मिल जाए तो उसके लिए सुख है वो साइकिल पे जाना। सब दिमाग का खेल है। सो इससे बहुत आनंद आया। लेकिन अभी हाल ही में जब मैं विपश्यना गया, उससे मुझे एक और बहुत ज़बरदस्त चीज़ पता चली और बहुत अच्छा अनुभव हुआ कि हम ये बोलते थे, हमें सबने सुना है कि अंदर की यात्रा, अंदर जाओ, खुद को देखो, स्वयं भगवान अंदर है, पर ये नहीं बताता कैसे जाएं, क्या है अंदर, फिर कहाँ, कैसे देखें, कैसे पाएं। वो वहां से पता चली। हर किसी को विपश्यना में 10 दिन जरूर बिताने चाहिए। कमाल जगह है, अद्भुत आपका जो ये एक्सपीरियंस रहेगा। सो वो एक अंदर की यात्रा करना मैंने वहां से सीखा, जो उन्होंने बताया। और उससे जो मैं 7 साल से जो मैं कर रहा था, 2017 से जो मैं करते एक हम मेडिटेशन में एक स्थिति होती है, निर्मल अवस्था, जो हमारा शरीर जो एक पूरा ऊर्जा पुंज बोलते हैं उसे, ऊर्जा से भर जाता है, ऊर्जा पिंड बन जाता है, ऊर्जा का गोला। वो स्थिति थोड़ा लेट प्राप्त होती थी, मुझे अचीव कर पाता था मैं ध्यान में। विपश्यना के बाद वो बहुत जल्दी अचीव होने लग गई, वो प्रैक्टिस वहाँ की। तो वहाँ बैठते थे, ऐसे शुरू में दर्द होता है क्योंकि पूरा दिन वहाँ ध्यान लगाते हैं, अलग अलग, फोन भी नहीं होता, आप बोल भी नहीं सकते, इशारों में भी बात नहीं कर सकते। ऐसे लगता था कि अरे मुक्का मार दिया किसी ने पीठ पे। बाद में बच्चों ने बताया कि मैंने कहा हाँ ऐसे ही होता है। लेकिन मैं क्योंकि ऑलरेडी कर रहा था 2017 से, मुझे कम तकलीफ हुई क्योंकि मुझे आदत थी। लेकिन फिर भी तकलीफ हुई क्योंकि दिन भर करने की आदत नहीं थी। तो 4 दिन मुझे बहुत तकलीफ हुई। 5वें दिन से असीम आनंद, अद्भुत। मतलब ध्यान के 1 घंटे के ध्यान के बाद वो 10 मिनट का ब्रेक देते हैं और फिर ध्यान में आओ। मैं उस 10 मिनट में भी बाहर नहीं जाता था। मतलब अलग, ये चीज़ बताई नहीं जा सकती। जैसे मीठा, कोई बोले कि चीनी खाई मैंने, तो दूसरा पूछे कैसा था, वो तो आप बता ही नहीं सकते। वो खुद चीनी खानी पड़ेगी, आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। वो जो शरीर में आपके अलग होता है, अलग मतलब है। फिर मुझे लगता है कि उससे, जैसे में पहले हम लोग होते हैं बहुत बकर करते हैं, फालतू की चीज़ों में इंडल्ज रहते हैं, नेगेटिव चीज़ें हमें जल्दी घेर लेती हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, गंदा खाना खाते हैं, अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते हैं। मेडिटेशन की दुनिया में आने के बाद ये सब बदल गया। आप धीरे धीरे आपके चक्रास ओपन होने लग जाते हैं, नहीं तो पहले आप मूलाधार में फंसे रह जाते हैं। करेक्ट। ये धीरे धीरे बदलाव आ जाते हैं। अच्छा खाना, अच्छा पीना है, ये हमारा शरीर, हमारा यही मंदिर है, अंतिम सांस तक इसी में रहना है, इसका ध्यान नहीं करते हैं। मुझे बहुत तकलीफ होती, लोग ऊँट पटांग खाते रहते हैं और फिर पीड़ाएं, फिर बीमार होते रहते हैं। तो इस चीज़ का बहुत प्रभाव पड़ता है। और मेडिटेशन सबको करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए। भले ही आप, मैं कहता हूँ 3 मिनट का अलार्म लगा के करो, 1 मिनट का अलार्म लगाया, बैठ जाओ, सिर्फ सांस, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रीदिंग, इतना तो कीजिए। फिर बाद में आगे और भी टेक्निक्स हैं बहुत ज़बरदस्त। क्या आप दूसरे बच्चों को भी शिक्षा देते हैं? जी बिल्कुल। मुझे बड़ी खुशी हुई और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे पढ़ाने का अवसर मिला। मेरे एक साथी ने कहा था कि इससे बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होता है, आपकी खुद की ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त होती है। जीवन में एक बार कोशिश करनी चाहिए कि आप पढ़ाएं, अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाएं, क्या मतलब जो भी कुछ सिखाएं, कुछ ट्रेन करें उन्हें, आप में बहुत ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस लेवल आपको बढ़ जाता है। सो थिएटर मैंने जैसा बताया नादिर जी के साथ मैं 2003 से कर रहा हूँ। उसके बाद फिर हर साल वर्कशॉप होती थी, तो वहाँ पर हम एक वॉलंटियर तो बन ही जाते हैं, फिर सिखाते हैं, बात करते हैं, नई नई चीज़ों में उनकी मदद करते हैं, ये करते हैं। फिर बीच में 2012 साढ़े 12 के आसपास मैं दिल्ली मेरा जाना हुआ। तो जहाँ से मैंने 2002 में शिक्षा ग्रहण की थी, जो मारवा स्टूडियो 3 महीने के 4 कोर्स किए थे, वहीं पर मुझे जाके पढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ। वहाँ पे जो 3 महीने का एक्टिंग कोर्स था, मैंने वहाँ पे 4 साल मैंने अपना जो भी सीखा था, मैंने डबिंग से सारी डायलॉग्स वगैरह, कैसे क्या खड़ा होना स्टेज पे, स्टेज गेम्स, इम्प्रोवाइजेशंस, नाटक, डायलॉग डिलीवरी, स्पीच, यूनिट्स में बांटना, जो भी हमारा जो एक कला, एक आर्ट है, अलग अलग कैरेक्टर्स कैसे क्या तैयारी करें, अपना थिएटर एक्सपीरियंस, एक्टिंग का, ये डबिंग का, सारे जो भी मुझे आता था वो मैंने शेयर किया अपने
युवा कलाकारों के साथ जो एस्पायरिंग एक्टर्स आते थे, और बच्चे क्या बड़े बड़े, वो तो 72-75 साल के हमारे स्टूडेंट्स भी रहे हैं। कर्नल थे, कोई लॉयर होता है, कोई डेंटिस्ट होता है, आपने पागल नहीं बना सकते। 3 महीना बैठ के, मेरे को याद है मैं 1.5 घंटे की 3 क्लासेस डेली लेता था, 10 से 11:30, 12 से 1:30, 2:30 से 4, तो 16 बैचेस मैंने वहाँ पे किए। और मुझे खुशी है कि सबको मेरा काम पसंद आया। मारवा साहब ने बोला कि ये पहला ऐसा टीचर, मतलब ये लगा लो कि 16 बैचेस निकालना, और कभी कोई इतनी सी भी कोई शिकायत नहीं, और कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तो वो बड़ी खुशी की बात है। मुझे लगता है मेरी अचीवमेंट है ये कि इस 4 साल मैंने वहाँ पढ़ाया। उसके बाद फिर मेरा दुबई में सिलेक्शन हो गया था। वो एक शो के लिए मैंने स्क्रिप्ट भेजी, उन्हें चाहिए था, तो 3 हफ्ते में 3 शो होते थे। वहाँ पे रहिए आप, 2-2.5 साल चला वो, तो अच्छा रहा। उसके बाद फिर मैं वापस आया, फिर वहाँ पे बुला रहे थे, फिर हमारे कई जो बाकी साथी थे डायरेक्शन वगैरह के जो हेड थे, और वो फिर टी सीरीज़ वगैरह में चले गए थे, तो टी सीरीज़ से भी मुझे बुलावा आ रहा था कि उनका भी एक्टिंग स्कूल है। तो मैंने कहा नहीं, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं थोड़ा खुद करता हूँ काम, उसके बाद देखेंगे। बाकी यहाँ पे नादिर जी के साथ तो हम करते हैं, अभी जो वर्कशॉप होती है तो नादिर जी में हम लोग ही पूरा हैंडल करते हैं, पूरा सब वर्कशॉप। रुबीर जी, फिल्मी संगम चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।